बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए जी, मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू नावल लेके। कहानी का नाम है अजब बंधन बाय हुमा वकास। कहानी शुरू करते हैं, देखते हैं आज की कहानी कैसी है। ये क्या किया आपने? दांत पीसकर खोखा नजर अपने सामने खड़ी उस धान पान से वजूद की लड़की को देखा, जिसके हाथ में सालन का बाउल था, जिसमें से अब कुछ सालन छलक कर उसके सफ़ेद शर्ट को दागदार कर चुका था। ओह सॉरी, उसने जल्दी से उंगली दांतों में दबाई थी। आंखें हैरानी से थोड़ी फैल गई थी, लेकिन शरारत हुनूस कायम थी। सॉरी, धानियल ने दांत पीसते हुए कहा। गुस्सा तो उसकी लापरवाही पर ज्यादा था। मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। अब वो एक नज़र अपनी शर्ट पे डाल रहा था, जो अब अजीब सी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, और फिर एक खा जाने वाली नज़र सामने खड़ी उस लड़की पर डाली, जिसने 2 दिन में ही उसके नाक में दम कर दिया था। अव्वल तो वो हमेशा की तरह इस शादी पर नहीं आना चाहता था, लेकिन इस दफ़ा अम्मा की बेजा जिद थी, जिसके आगे घुटने टेकते ही बनी थी उसकी। उन पर उसकी शादी का अजब भूत सवार हो गया था। उन्होंने कोई लड़की पसंद कर ली थी अपने अजीब से खानदान में से, जिसके लिए इस दफ़ा भी उसे अपने साथ ही घसीट लाई थी कि शादी पर एक नज़र डाल लेना। वो लड़की तो अभी तक देख नहीं पाया था। हाँ, अलबत्ता इस छठांग भर की लड़की ने तंग कर छोड़ा था। मुझे नहीं पता चला भाई, आप तो ऐसा गुस्सा कर रहे हैं। इतना रश है शादी का। माहम ने नाक सुकेड़ कर कहा और होठों को भींचकर दाएं बाएं ऐसे जंबिश दी जैसे उसका कोई कसूर ना हो। आप अगर आराम से चल लेंगी, इस तरह उछल उछल कर सुबह से जैसे फिर रही हैं नहीं फिरेंगी, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग बच जाएंगे नुकसान से, दानियाल ने गुर्राने के अंदाज में कहा। वो कल से यहाँ थे और इस लड़की को उसने 1 मिनट के लिए भी कहीं सुकून से बैठे नहीं देखा था। बच्ची इतनी भी नहीं थी जितनी उसकी हरकतें बचकाना थी। ऊंची ऊंची आवाज़ में कहके लगाती, बच्चों के पीछे उनके खाने की चीज़ें छीनने के लिए भागे फिरती, कभी किसी से टकराती तो कभी किसी से। इतना भी क्या नुकसान हुआ आपका? हाँ, अपने साथ खड़ी दूसरी लड़की को बाउल थमाकर अब वो कमर पर दोनों हाथ रखे माथे पर बल डाले उसी पर चढ़ दौड़ी थी। मेरा ख्याल है आप अंधी नहीं है। ये मेरी शर्ट आपको निशान नजर आ रहे होंगे, और ये अभी इसी वक्त मैं बदल कर बाहर निकला हूँ, दानियाल ने शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि आवाज़ अब गुस्से से भारी हो रही थी। एक तो इतने कम कपड़े रखकर लाया था शादी के लिए। अम्मा के बहुत कहने के बावजूद उसे कोफ्त हो रही थी बैग भर भर के ले जाने में। अब इन मोहतरमा ने इस शर्ट का भी सत्यानाश कर छोड़ा था। पागल कहीं की। उतार के दे मुझे, बड़े अंदाज से हवा में हाथ चलाते हुए कहा। क्या? दानियाल ने ना समझने के अंदाज में भौं चुका कर कहा। जी उतार के देना, अभी धुलवा देती हूँ, लापरवाही के अंदाज में कहा। दानियाल को उसी लापरवाही से तो चिढ़ थी। वो ना तो खुद लापरवाह था और ना किसी को यूं लापरवाही बर्दाश्त होती थी। कोई जरूरत नहीं, घूरकर उसे देखा। अब हटेंगी यहाँ से कि नहीं? रास्ते के रोके हुए उसके वजूद पर एक नागवार सी नजर डालकर कहा। ओह जाए जाए, महाम ने तंजिया से अंदाज में ऐसे कहा जैसे कह रही हो जान छोड़ो भाई। ये कौन है मोहतरम? पास खड़ी ईर्षा से पूछा। मेरी अम्मी की चचेज़ाद बहन है, उनके बेटे हैं जनाब, महाम ने बड़े अंदाज से गर्दन पर आए बालों को झटका दिया। पहले तो किसी शादी में नहीं देखा इनको। अरसा ने थोड़ी पर उंगली टिकाते हुए इसी रास्ते की तरफ देखा जहाँ से अभी वो फुनकारता हुआ निकला था। अरे कहाँ याद नहीं, बचपन में भी एक तरफ बैठे रहते थे, ये सब उनको छेड़ते थे। हमने कंधे पे हाथ मारते हुए याद दिलाया। अरे हाँ याद आया यार, तब तो अजीब मस्कीन सा था, अब तो बड़ा हैंडसम हो गया है। अरे खाक हैंडसम, वैसे के वैसे हैं सड़ियल से। मुझे तो ऐसे लड़के जहर लगते हैं, नाक पर 24 घंटे गुस्सा ही जमाए रखते हो। माहम ने भी घूरकर उसी जगह पर देखा जहाँ से अभी अभी वो गुजर कर गया था। अम्मा कोई और लड़की नहीं मिली थी आपको क्या? दानियाल ने हैरानी से खुले मुँह से उस लड़की को देखा और फिर दांत पीसते हुए पास बैठी नाजिश से कहा, जो बड़े लार से उसे सामने किसी 5 साल के बच्चे से चिप्स का पैकेट छीनती लड़की की तरफ इशारा करते हुए बता रही थी। ये है वो लड़की जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर छोड़ी है। दानियाल के भवें अपनी जगह से ऊपर चले गए थे और माथे पर चंद नागवारी के बल नमूदार हो गए। इस छलावानुमा लड़की की हरकतों ने 2 दिन में उसकी जिंदगी अजाब कर छोड़ी थी, और अम्मा उसे पूरी जिंदगी के लिए मुसल्लत करने पे तुली हुई थी। क्यों, क्या बुराई है इसमें? देख तो कैसी प्यारी शक्ल, और ऐसे छोटी सी चंचल सी, घर में रौनक हो जाएगी। नाजिश ने दुपट्टे का कोना मुंह में दबाकर सरगोशी की और दूर खड़ी माहम के सरापे को मोहब्बत पाश नजरों से देखा था। अरे अम्मा बस करे, दानियाल ने बेजार से लहजे में कहा। देखे तो जरा, अजीब ही मखलूक लग रही है। अब वो 5 साल के बच्चे से चिप्स का पैकेट छीन रही है। दानियाल ने नागवार सी शक्ल बनाकर अम्मा को उस अजीब हरकत के बारे में बावर करवाया।
वो पहले तो बच्चे की मिन्नतें करती रही कि वो पैकेट उसे दे दे, लेकिन जब वो नहीं माना तो अब उससे छीन रही थी। बच्चा भी रोता हुआ पूरा जोर लगा रहा था। अरे तो क्या हुआ, शौक सी है, हंसती खेलती कह को से घर गूंज जाएगा। नाजिश ने उसकी किसी बात को भी संजीदा ना लेते हुए उस लड़की की बलाएं उतारी। वो घर की अजली खामोशी से तंग आ चुकी थी। जब से फरवा की शादी हुई थी तब से घर का सन्नाटा काट खाने को दौड़ता था। दानियाल पर पढ़ने का भूत सवार था। अब जाकर इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई थी। बस करे अम्मा, ये नदीदापन है इसका। और इतनी जोर से हंसती है कि इर्द गिर्द 4-5 लोग तो वैसे ही टहल जाते। दानियाल ने अपनी अजली संजीदा लहजे में कहा, आपको पता है अच्छी तरह से मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। उसने लबों पर जबानी फेरी, चोर नज़रों से इर्द गिर्द देखा कि कोई उनकी बातें ना सुन रहा हो, और थोड़ी धीरे लहजे में कहा, मैं हरगिज़ हरगिज़ इस अजीब से मखलूक से शादी नहीं करूँगा। आप बिल्कुल बात आगे नहीं चलाएंगी। उंगली डोटोक अंदाज में नाजिश की आंखों के आगे करते हुए कहा, तुमने पहले कब मेरी कोई बात मानी? नाजिश की आंखों में फौरन से पानी तैरने लगा था। एक बेटा वैसे ही जहान पानी से कूच कर चुका था, अब ये एक था। वो उसको हरगिज खोना नहीं चाहती थी। उसकी हर खुशी अपनी ज़िंदगी में ही देखना चाहती थी। ना करते 30 के हो चले हो, अब भी अपनी ही मनमानी करते रहोगे? उन्होंने दुपट्टे से आंसू पोंछे। अम्मा, अब खैर 30 का तो नहीं हुआ अभी मैं। दानियाल ने खजल सा होकर कहा, जो भी हो, तुमने कहा था शादी मेरी मर्जी से करोगे। अब मैं जो चाहूँ पसंद करूँ। खफा से शक्ल बनाकर नाजिश ने कहा, अम्मा ये अजीब धौंस हुई यार, प्लीज़ इसके अलावा कोई और भी। दानियाल ने सामने कुर्सी पर बैठी मज़े से बच्चे से छीन कर लिया गया पैकेट खाती लड़की की तरफ देखा। हल्के से घुंघराले बाल जो कंधों से नीचे आ रहे थे, कंधों पर डाले साथ बैठी लड़की के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ थी। अरे मुझे तो इस जैसी और कोई नज़र नहीं आई, और तू देख ले, मैं इस दफ़ा यहाँ से बात पक्की करके ही जाने वाली हूँ। नाजिश ने माथे पर बल डालकर कहा, नहीं तो तेरे अब्बा करवा देंगे उस नाजलीन से शादी। वो ले जाएगी मेरे बेटे को अपने साथ बाहर, मैं क्या करूँगी अकेले यहाँ? उन्होंने रुहासी आवाज़ में कहा। उनको डर था कि फरासत अपनी बहन की बेटी से उनके बेटे की शादी करवा देंगे, और वो हमेशा बाहर पली बड़ी लड़की उनके बेटे को भी हमेशा के लिए बाहर ले जाएगी। अम्मा अच्छा चुप ना। अच्छा। दानियाल ने खूबज़दा शक्ल बनाकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो शादी वाले घर के सहन में बैठे हुए थे। मेहंदी का फंक्शन कुछ देर में ही शुरू होने वाला था। वो कल सुबह यहाँ लाहौर आए थे। बचपन में ख़ानदान की 1-2 शादियों में शिरकत के बाद उसने दूर दराज की शादियाँ के तकरीबात में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। आज कोई 10-12 साल बाद वो यहाँ आया था, अपनी अम्मा के रिश्तेदारों की किसी शादी पर। संजीदा तबीयत का मालिक कुछ तो वो पहले से था, और कुछ नबील की मौत के बाद ज़्यादा ही चुपसा रहने लगा था। नबील सबसे बड़ा था, उससे छोटी फरवा थी, और तीसरे नंबर पर ये था। नबील की अजीब मौत उनकी ज़िंदगी के सारे रंग ले उड़ी। वो कच्ची उम्र में किसी लड़की की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि उसके ना मिलने के गम में अपनी ही जान ले बैठा था। उसकी मौत ने दानियाल के जहन पर ऐसा गहरा असर छोड़ा था कि उसे मोहब्बत जैसी खुराफात से नफरत सी हो गई थी। नबील की मौत के बाद उसकी लड़की ज़ात में दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसे लड़कियों से मोहब्बत करना, उनके पीछे वक्त बर्बाद करना और उनके पीछे जान तक दे देना इंतहाई कोई बेवकूफ़ाना अमल लगता था। क्या माएँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर इसलिए सींचती हैं कि वह जवानी में किसी अनजान लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उस माँ की ममता को ही छलनी कर जाए, जिसकी उस एक रात का कर्ज वो सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते जो उसने उनके लिए जाकर गुजारी हो। नबील की इस नागहानी मौत के वक्त वो 16 साल का था और नबील 22 साल का था। वो दिन और आज का दिन उसे लड़की से ख़ास तौर पर ऐसी शौक संचल लड़कियों से अजीब से चिढ़ती। बहुत अरसे तक तो शादी करने से ही मना करता रहा। अब वो 28 का हो चला था। अम्मा को फिक्र खाई जाती थी कि वो अपने इकलौते बेटे की खुशी देख भी पाएंगी कि नहीं। बेटा, शादी से पहले ऐसी ही होती हैं सब लड़कियां, बदल जाएगी, तेरे रंग में ढल जाएगी। उन्होंने मोहब्बत से दानियाल के सर पे हाथ फेरा था। अच्छा, अगर मेरा जीना अजरन कर छोड़ा उसने तो? दानियाल ने अचटती सी नज़र सामने बैठी उस आफत पर डाली जो अम्मा उसकी ज़िंदगी में लाना चाहती थी। अरे रंग भर देगी तेरी फीकी सी ज़िंदगी में, अम्मा ने माथा चूमा था। चले फिर भरवा ले इन मोहतरमा से मेरी ज़िंदगी में रंग। दानियाल ने हार मानते हुए ठंडी हवा भरी थी। आप खुश रहें बस, उसने माँ के चेहरे पे बरसों बाद सुकून देखकर कहा। अम्मी बात सुने मेरी, महाम ने शाजिया का बाजू जोर से पकड़कर एक तरफ ले जाते हुए कहा। वो तेजी से बड़े से बरामदे से होती हुई जा रही थी जो खींचाखच मेहमानों से भरा पड़ा था, जो भाग दौड़ में रात के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। वो कोई सुनसान गोशा तलाश कर रही थी। फिर स्टोर पर नजर आते ही वो शाजिया को वहाँ ले गई। मैं उस खड़ूस से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, महाम ने गुस्से से आंखें फाड़ते हुए कहा।
वो तो सांस भी सोच सोच कर लेता है। मिजाज से शक्ल बनाकर होठों को अजीब से जावे में घुमाते हुए कहा। साजिया और बासित ने उसे बुलाकर उसके रिश्ते की बाबत से उसे आगाह किया था, क्योंकि नाजिश कराची जाने से पहले उसे दानियल के साथ मंसूब करके जाना चाहती थी। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। ये सुनकर कि वो अकड़ू सिंह उसकी सारी जिंदगी का साथी बनेगा। बात ऐसे करता है जैसे हर लफ्ज पर टैक्स अदा करता हो। हमने नाक चढ़ाकर दानियल की अगली खूबी गिनवाई थी। चुप कर, तेरे अब्बा ना सुन ले कमबख्त कहीं की। साजिया ने डरकर उसकी कैंची की तरह चलती जबान को रोकने के लिए उसे घूरकर देखा था। और क्या, उस लोफर अरकम से करवा दे तुम्हारी शादी, ना किसी काम का ना काज का। शाहजहां ने दांत पीसते हुए मोहल्ले के लड़के का कहा, जो बहुत दफा उनके यहाँ माहम के लिए रिश्ता भेज चुका था। अम्मी, नाम ना ले उस लंगूर जैसी शक्ल वाले अरकम का। मैं कौन सा उसकी खातिर इनकार कर रही हूँ। अल्लाह तौबा अम्मी, माहम ने अफसोस से साजिया की तरफ देखते हुए कहा। इतना अच्छा समझदार बच्चा है, खुश शक्ल, अच्छा कमाने वाला। शाजिया अब फिर से उसे डांटने के अंदाज में दानियाल की खूबियाँ गिनवाना शुरू हो गई थी। अम्मी, क्या अचार डालूंगी इन सारी खूबियों का मैं। मुझे ऐसा बॉस किस्म का शौहर नहीं चाहिए। हवा में नागवारी से हाथ चलाया और धब से पास पड़े पलंग पर मुंह फुलाकर बैठ गई। मुझे दोस्तों की तरह हंसने खेलने वाला शौहर चाहिए। आपने देखा उसको कैसे अकड़ू सा है। रहासी से शक्ल बनाकर कहा। शुरू से अपने जहन में ऐसा ही हमसफर सोचा था, जो उसके शरारतों में उसका साथ देगा। जैसे वो जिंदगी जीती उसी ढंग से जिएगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। मौसूफ कोई इंतहाई बुढ़ी रूह के अपने जिस्म में लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। मुस्कुराहट तो देखी तक न थी इन 2 दिन में उसके चेहरे पर। हाँ, अलबत्ता अपने लिए नागावारी बहुत बार देख चुकी थी। चुप कर जा बेवकूफ़ कहीं की, तेरे अब्बा सुन लेंगे। शाहजहां ने बासित से डरते हुए कहा। वो तो उसको बताना भी नहीं चाहते थे। शाहजहां ने थोड़ी जिद की तो वो राजी हुए थे कि चलो बता दो, उसे जहनी तौर पर सेट हो जाएगी। अम्मी, मुझे नहीं पसंद वो क्लब लगा शख्स, बच्चों की तरह अजीब झुरझुरी लेते हुए कहा। अरे, ये क्लब दूसरों के लिए होती, बीवी के तो सभी गुलाम होते हैं। शाहजहां ने प्यार से उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया था। और तुझ जैसी तो वैसे ही दीवाना बना डालेगी उसको। शाहजहां ने शरारत से गाल खींचते थे। अम्मी, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा। पता है कल सालन क्या गिर गया मुझसे गलती से। मौसूफ ने तो ऐसी की ऐसी सुना डाली, खुदा की पनाह समझो बस। वहाँ हम अभी भी मुँह गुस्सरे ही बैठी थी। लेक्चर ही देता रहेगा मुझे हर वक्त। हाथ उठाकर माँ को आने वाले वक्त से डराया था। अच्छा चल चुप, अब बस जल्दी से तैयार हो जा और तमीज़ से रहियो नाजिश के सामने। शाहजहां ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने वाला अंदाज अपनाया था और थोड़े गुस्से से अंदाज में तनबीह किया। तेरे अब्बा बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। शाहजहां ने उसे खबरदारी तो किया था। वो कुछ बोलने के लिए परतोल ही रही थी कि वो बाहर निकल के चली गई और वो यूं ही कपड़ों के ढेर लगे पलंग पर हाथ धरे बैठी थी। अम्मा, उसे मना करें, ये डांस नहीं करेगी। दानियल ने नाजिश के कान में सरगोशी की थी, जबकि नज़र सामने खड़ी माहम पर थी, जो 3 लड़कियों के साथ अभी भी डांस फ्लोर पर आई थी। तीनों अपनी कमर के गिर्द दुपट्टे बांध रही थी, मतलब डांस शुरू करने ही वाली थी। माहम शहद रंग के चमकते जोड़े में दमक रही थी। एक तो वैसे बहुत खुशशक्ल थी, ऊपर से पूरे लाजमात के साथ तैयार हुई थी। दानियाल ने एक भरपूर नज़र अब किसी और नज़र से डाली थी। वो वाकई मुकम्मल दिलकशी को समेट कर एक ही सरापे में सींची हुई दोशीज़ा थी। एकदम से दिल को अजीब सी उलझन हुई थी। कल वो बाकायदा उसके नाम से मंसूब होने जा रही थी और फिर चंद माह में ही शादी थी, और वो यूं उसके नापसंदीदा काम को सरअंजाम देने के लिए खड़ी थी। बहुत से कजिन सीटियाँ बजा रहे थे। ये सब देखकर वो जब से लब भीजता हुआ नाजिश के पास आया था। अरे बेटा, ऐसे कैसे, अभी तो बात ही हुई है सिर्फ। नाजिश ने हैरानी से दानियाल को देखा था। तो अम्मा, हाँ हो गई है ना, आप कहीं जाकर शाजिया खाला को मना करे उसे। दानियाल को अजीब उलझन होने लगी थी। दिल कर रहा था जाए और उसे खुद खींचता हुआ फ्लोर से उतार दे। बेटा तो क्या है, सारी बच्चियाँ मिलकर ही कर रही हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। नाजिश ने खजल होते हुए इर्द गिर्द देखा। अम्मा, तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शादी नहीं करनी फिर। दानियाल ने अपने असली गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अच्छा 1 मिनट। नाजिश ने एकदम उसके इरादे को भांपते हुए जल्दी से कहा, तो वो इतनी मुश्किल से उसे राज़ी कर पाई थी। वो तेज़ी से चलती हुई कुछ दूर खड़ी शाजिया के पास आई थी। शाजिया, मेरी बात सुनना ज़रा। नाजिश ने हाथों को मसलते हुए धीरे से पुरजोश खड़ी शाजिया को कहा था। जी कहें, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? शाजिया जल्दी से मुतवज्जा हुई और खुशदिली से पूछा। अरे नहीं, बस वो। नाजिश ने थोड़ा जज्बे से अंदाज में लब कुचले और इर्द गिर्द देखा। क्या हुआ, कोई परेशानी है? शाजिया ने परेशान सी होकर कंधे पे हाथ रखा था। माहम को कहे डांस मत करे। देखिए दानियाल, नाजिश ने थोड़ा रुक कर शर्मिंदा से लहजे में कहा था।
ओह, मैं समझ गई। अब बिल्कुल परेशान न हो, बस वो बच्चियों ने मिलकर किया था तैयार डांस, मैं अभी मना किए देती हूँ। शाहजहाँ ने फौरन नाजिश की शर्मिंदगी दूर करने वाले अंदाज में कहा और तेजी से दुपट्टा संभालती माहम की तरफ बढ़ी थी। माहम, माहम! शाहजहाँ माहम का बाजू पकड़कर एक तरफ ले गई थी। वो जो अभी डांस शुरू ही करने वाली थी, थोड़ी अजीब नजरों से शाहजहाँ की तरफ देखने लगी। तुम लोग करो बेटा, उसको कुछ काम है, शाहजहाँ ने मासूरत के अंदाज में ईसा और आरफात से कहा और इसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती एक तरफ ले आई थी। क्या है अम्मी, बीच में से ही खींच लाई मुझे, क्या आफत आ गई है अब? माहम ने बाजू से लाते हुए माथे पे बल डालकर नागवारी से पूछा। तो बस रहने दे डांस करने को, शाहजहाँ ने खुली सांस को बहाल करते हुए तेजी से कहा। अम्मी, मैं एक हफ्ते से ईर्षा वालों के साथ अपनी टांगे तोड़वा रही हूँ और आज आपने मुझे खींच कर ले आई है वहाँ से। पहले भी तो करती थी मैं, अब क्या मसला हो गया? माहम का पारा चढ़ गया था। अजीब नासमझी के अंदाज में शाहजहाँ को देखते हुए कहा, बेटा वो दानियाल। शाहजहाँ ने नजरें चुराई। उसको पसंद नहीं बेटा ये सब, उन्होंने मोहब्बत से कहा। चलें जी, हो गए ना शुरू। अम्मी, मैं ना कहती थी अजब कोई सड़ू किस्म का इंसान है। माहम ने नाक सुकड़कर कहा। दिल क्या जाकर जोर से कंधा हिलाकर पूछे, क्या खरीद लिया है मुझे जनाब ने? खुदा की पनाह, अभी तो कोई रिश्ता ना नाता, जनाब धौंस धमाना भी शुरू। गुस्से से माहम ने दांत पीसते हुए कहा और एक नज़र अपनी माँ के पहलू में बैठे दानियाल पर डाली, जो उसी की तरफ जो नज़रों से देख रहा था। उसको देखते ही फौरन नज़रों का जाविया बदल डाला था। अरे बात मानती है मेरी जूती, मैं तो करूँगी डांस। माहम ने जोर से पैर पटका था, जबकि नज़रें अभी भी दूर खड़े दानियाल पर टिकी थी। उसने आंखें सुकड़कर उसको देखा था। माहम, खबरदार जो गई बाहर, टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा भला आया रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। शाहजहाँ ने आगे बढ़कर जोर से बाजू दबोचा था माहम का। उफ अम्मी, तकलीफ से कर रहा कर रह गई थी वो। तो निकले मेरी बला से, अजीब इंसान है, जान ना पहचान, नवाब अभी से शौहर बन बैठे। गुस्सा अभी भी नाक पर धरा था उसके। मैं तो शौहर बनने के बाद ना मानूंगी उसकी, ये अभी की बात कर रहे हैं। जबरदस्ती बाजू छुड़वाने की कोशिश में हल्कान हुए जा रही थी। चल अब चुप कर जा बेशरम, खड़ी रहे इधर, शाहजहाँ ने गुस्से से कहा था और एक झटका दिया बाजू को। माहम हिलकर रह गई थी। अम्मी, उसने बेचारगी से देखा था शाहजहाँ को, जबकि डांस खत्म होने के बाद अब सब तानियां पीट रहे थे। ईसा की बड़ी बहन नाहिद यानी कि उसके बड़े चचा की बेटी की शादी थी, जिसके लिए वो इतनी पुरजोश रही थी और इन जनाब ने सारी खुशी और जोश पर पानी फेर दिया था। माहम ने खा जाने वाली नज़रों से गर्दन अकड़ाए खड़े दानियाल को देखा। जी, उसके अकब से मर्दाना वजाहत भरी आवाज़ उभरी थी। धीरे से माहम ने नाजुक सरापा मोड़ा था। वो बिल्कुल सामने थोड़े नागवारी के अंदाज में खड़ा था। माहम ने इर्सा के हाथ उसे पैगाम भिजवाया था कि वो छत पर उससे मिलना चाहती है। दानियाल पहले तो अजीब उलझन का शिकार हुआ इस नागवार फरमाइश पर। फिर दूसरी दफ़ा इर्सा ने फिर से पैगाम भिजवाया था, जिस पर वो बेदिली से ऊपर आया था। अब इर्सा सीढ़ियों में खड़ी थी, जो नीचे से किसी की आमद की खबर लिए खड़ी थी। वो आपसे बात करनी थी मुझे, बड़े लापरवाह और नागवार के अंदाज में कहा। जी कहें, वैसे ये तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दानियाल ने इर्द गिर्द नज़र डाली और लबों पर जबान फेरकर पैंट के जेबों में हाथ डालते हुए कहा। तरीका तो आपका भी मुनासिब नहीं था। दांत पीसते हुए अपने उड़ते घुंघराले बालों को ज़बरदस्ती कानों के पीछे अटकाते हुए माहम ने कहा। क्या मतलब, कौन सा? बड़ी नासमझी के अंदाज में दानियाल ने कहा और भवें उचकाकर चेहरा थोड़ा सा आगे किया। वो जो आपने मेरा फंक्शन ही खराब कर छोड़ा। उसके एकदम चेहरा करीब करने पर एक अजीब सा एहसास हुआ था। जो भी था, लेकिन वो इतना खूबरू ज़रूर था कि सामने खड़ा बंदा एक लम्हे के लिए उसका हसीर हो जाए। माहम ने बड़ी मुश्किल से आवाज़ को मध्यम होने से रोका था। वो क्यों कमज़ोर बने उसके सामने? मैं क्यों खराब करूँगा आपका फंक्शन? दानियाल ने बेयकीनी से कंधे उचकाकर होठों को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए कहा। आप एक बात बताएं, मेरा आपसे अभी रिश्ता ही क्या था कि आपने धौंस जमाई मुझ पर? माहम को उसके अंदाज पर तब चढ़ गई थी तो मोहतरम इस बात को किसी खात्मे ही नहीं लाते थे। ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे अच्छा लगता है डांस करना, माहम ने थोड़ी गर्दन अकड़ा कर कहा था। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो लड़की एक दिन बाद मेरे नाम से मंसूब होने जा रही है वो यूँ सबके सामने नाचे। दानियाल ने दांत पीसते हुए माथे पर बल डालकर कहा और एक मानी खेज नज़र उस पर नए रिश्ते के हवाले से डाली। ढीले से ऊंचे से कुर्ते में मलबूस थी, दुपट्टे गले में बेनियाजी से झूल रहा था। रात में पूरा चांद छत को रोशन किए हुए था और वो अपने नाम के मानी की तरह दूसरा चांद ही लग रही थी। खूबसूरती के मामले में तो अम्मा ने लाजवाब इंतखाब कर छोड़ा था, बस अकल से पैदल ही थी। दानियाल ने दिल में सोचा और लबों को मुस्कुराने से रोका था। आपको किसने कहा कि मैं शादी के लिए राज़ी हो गई हूँ? माथे पर बल डालकर सीने पर हाथ बांधकर वो बड़े रूप से गोया हुई। मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, चेहरे का रुख एक तरफ करके नागवारी जाहिर की।
अजीब कोई बदतमीज सी बेबाक लड़की है। दानियल के माथे पर फिर से नागवारी के बल आ गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं तो खुद आपसे शादी करने पर रजामंद नहीं हूँ। बड़े संजीदा अंदाज में कहा और लबों पर फिर से जबान फेरी। ये तो बस मेरी अम्मा का दिल आ गया है आप पर। जेबों से हाथ निकालकर हवा में सीधा करते हुए कहा, तो आप मना कर दें। महम ने फौरन तेजी से कहा, क्यों? मैं क्यों करूं? आपका रहना ना। दानियाल ने भवें उचकाकर कहा, मुझे तो वैसे भी अपनी अम्मा की पसंद से शादी करनी है। अब उनको आप पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनके लिए मैं आपको सारी उम्र भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। बड़े लापरवाह अंदाज में कहा। सामने खड़ी महम के जैसे तन बदन में आग लग गई थी। क्या मतलब बर्दाश्त कर सकता हूँ? दांत पीसकर उसकी आंखें सुकेड़कर कहा, मतलब समझाने का मेरे ख्याल से ये मुनासिब वक्त और मौका नहीं है। आपको मना करना है शौक से करे, लेकिन मेरी तरफ से माजूरत। हाँ, बड़े अंदाज में बारोब लहजे में दो टोक कहा। महम का गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। कुछ कहने के लिए मुंह खुला ही था कि दानियाल फिर से बोल पड़ा, नीचे जाएं, रात बहुत हो रही है। वही बारोब अंदाज। थोड़ा सा पीछे होकर उसे हाथ के इशारे से नीचे जाने का कहा। मेरी मर्जी, मैं जब भी जाऊं आप जाएं। उसके रूप चलाने के अंदाज पर महम झलकर रह गई थी। नाक खुलाकर कहा, नहीं आप जाएं पहले, मैं कुछ देर ठहर कर जाऊंगा। ऐसे लोगों की नज़रों में आएंगे। दानियाल ने फिर से बारोब अंदाज में ही कहा था। वह हैरान खड़ी भवें उचकाए उसके अंदाज को देख रही थी। जाएं प्लीज़। दानियाल ने फिर से हाथ का इशारा किया था। वो पैर पटकती चल दी थी। क्यों अम्मा को बार बार मना कर रहे हैं? पागल, ऐसी कोई प्यारी लड़की है। फरवा की आवाज़ फ़ोन से उभरी थी, जिस पर शर्ट का कॉलर ठीक करते करते उसके हाथ थमसे गए थे। अच्छा तो पहुंच गई तुम तक भी खबर? वाह। तन से भरी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाकर बोला था। रात का सारा मंजर आंखों के आगे घूम गया था। अगर वो उससे बेजार था कि वो उसके मिजाज की नहीं है, तो खुश वो भी नहीं थी। सारी रात इस बात ने बेचैन किए रखा था उसे। हाँ तो अभी तस्वीर देखी उसकी। सच कहूँ बस यही होनी चाहिए भाभी मेरी। परवाह चहक रही थी। हाँ, अम्मा के बाद एक तुम्हारी कमी थी पूरी हो गई। दानियाल ने ठंडी सांस भरी थी। मोहतरमा तो शायद आज इनकार कर दे। न बीच कर उसकी रात वाली बात को सोचा था। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है। हाँ कर चुका हूँ मैं। परवा को इतना कहकर खुश कर दिया था और उसकी खुशी पर लब उसके भी मुस्कुरा दिए थे। अच्छा बड़ी बात है। परवा ने कहका लगाते हुए छेड़ने के अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, अजीब कोई बेवकूफ़ किस्म की लड़की है। सिर्फ शक्ल ही है, अकल से पैदल है। दानियाल ने मुस्कुराहट दबाई। प्यारी तो वो थी, इस बात पर तो दिल ने भी सरखम किया था। अच्छा एक तुम ही समझदार पैदा हुए हो इस दुनिया में। परवा ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। हाँ वो तो मैं हूँ। एक नज़र खुद को सामने लगे शीशे में देखा था। अच्छा चलो, तुम्हारी तारीफें सुनने के लिए नहीं फ़ोन किया था मैंने। परवा ने मसनूई रूठने से अंदाज में कहा। खुदा हाफिज़। परवा के खुदा हाफिज़ का जवाब देकर वो अब बाहर की तरफ बढ़ा था। उफ महा। ईसा ने पास खड़ी माहम के बाजू पर जोर से चुटकी काटी थी। इधर देख। पागल लड़की, उसके लिए मना कर रही थी। पुरजोश मगर धीमे लहजे में माहम के कान में करीब सरगोशी की थी। माहम ने उसकी नज़रों का ताकुब किया था और फिर चंद हमें तो महबूस सी हो गई थी। ग्रे चेक्स वाले कोट पैंट में मलबूस वो उस पर बिजलियाँ गिरा रहा था। एकदम से जैसे दिल पर गुदगुदी सी हुई थी। कुछ अरसे के बाद वो पूरे का पूरा उसका होने वाला था। रीढ़ की हड्डी में जैसे करंट दौड़ गया था। क्या पर्सनैलिटी है। ईसा ने फिर से सरगोशी की थी। बड़ी मुश्किल से खुद को ईसा के सामने संभाल पाई थी। सो तो है। पर अंदाज तो चेक करो ज़रा। लगता है कितने बरसों से मुस्कुराया ना हो। होठ को दांतों में दबाए अब वो शरारत से ईर्षा को कह रही थी। हालत देख अपनी कैसे ब्लश हो रही है। ईर्षा ने उसकी तरफ देखकर कहका लगाते हुए कहा। पागल कहीं की। उसके सर पर हल्की सी चपत लगाती वो एक तरफ को चलती थी और वो वाकई में ये सोचने लगी थी कि वो क्यों मना कर रही थी इस रिश्ते से। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। नाजिश ने आगे बढ़कर महम का माथा चूमा था और फिर पैसे उसके हाथ पे रख दिए थे। वो हल्के सब्ज रंग के जोड़े में धीरे से मुस्कुराहट दबाती दानियाल के दिल के तार बजा गई थी। तो इस अदा को मैं क्या समझूं? परसों तो बहुत खुश जोश में कह रही थी नहीं करनी शादी मुझे। ना चाहते हुए भी दानियाल सबसे नज़रें बचाकर उस पर अचटती सी नज़र डाल रहा था। शाजिया अब दानियाल के बाबा के साथ आऊँगी, बाकायदा रस्म करके जाऊँगी। नाजिश ने शाजिया के कंधे पर फर्ते मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहा था। दानियाल आप भी साथ आकर बैठो। शाजिया ने अब दानियाल को रस्म के लिए बुलाया था। जी वो। दानियाल ने जज्बा होकर नाजिश की तरफ देखा था। वो पहले ही नाजिश को कह चुका था कि मेरी किसी किस्म की कोई रस्म नहीं होगी, आप बस माम की रस्म करिएगा। लेकिन यहाँ तो फिर उसको साथ बैठने के लिए बुलाया जा रहा था। सर के पीछे खारिश करता हुआ वो थोड़ा सा फासला देकर बैठ गया था। अकड़ तो देखो जनाब की। माम को उसका यूं दूर होकर बैठना अजीब तरह से लगा था। सही कह रहे थे।
मैं सिर्फ उनकी अम्मा की पसंद हूँ और कुछ भी नहीं। एकदम से दिल बुझ गया था। तो मोहतरमा सिर्फ मजबूर ही है। रस्म के दौरान फिर चोर सी नज़र अपने साथ बैठी महम पर डाली थी, जो अब परेशानी से लप कुचल रही थी। नहीं जी, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा। महम ने घूर कर ईसा को देखा था। मैं उस अकड़ू को खुद फ़ोन करूं? अपने मशवरे अपने पास रखो। महम ने माथे पे बल डालकर दांत पीसते हुए कहा। महम और दानियाल की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। निस्बत की रस्म हो, महम का तो बहुत दिल था उसमें, पर दानियाल ने मंगनी करने से इनकार कर दिया था। बकौल उसके ये फिजूल रस्म है, बस बात पक्की हो गई है, ये बहुत है। महम का दिल इस खबर पर बुरे तरीके से कटा था। उसे भी सब लड़कियों की तरह शौक था। उसकी निस्बत का बड़ा सा फंक्शन होता, उसमें दानियाल उसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहनाता। लेकिन यहाँ तो मोहतरम ने सिरे से मना ही कर दिया था। और अब ईर्षा का कहना था कि मैं उसे खुद फ़ोन करूं अगर वो नहीं करता। क्यों? मैं कोई ऐसी गिरी पड़ी हूँ जो मैं फ़ोन करूं? जब उनका दिल ही नहीं तो मैं क्यों करूं? अरे अब कुछ दिन ही तो रह गए हैं शादी को। ईर्षा ने उसका कंधा हिलाया था। महम एकदम से ख्यालों से भर आई थी। हाँ, लेकिन ऐसी बेताबी लड़के वहाँ दिखाते हैं जहाँ उनकी पसंद की शादी हो, सपाट चेहरे से कहा और अपने बड़े बड़े नाखून तराशने लगी। यहाँ बस ढोंस जमाना तो अच्छे से आता है नवाब को। दांत पीसकर वो डांस वाला वाकया याद किया, जब बड़ा हक जमाते हुए उसे डांस करने से मना कर दिया था। लेकिन अब रिश्ता होते हुए भी एक दिन भी उससे बात नहीं की थी। कितना दिल करता था वो उससे रात रात भर बातें करे, अपनी बेताबियाँ बताए, उसके हुस्न की तारीफ़ें करें, शादी के बाद की कुछ मंसूबे बनाए। लेकिन यहाँ तो शायद जनाब के पास उसका नंबर तक नहीं होगा। हो सकता है आमने सामने बात करना चाहते होंगे। ईसा ने कहका लगाकर कहा। हो सकता है। महा ने बेदिली से फाइल एक तरफ रखा। खड़ूस कहीं का, मुंह में गुस्से से बड़बड़ाई थी वो। तुम्हें पता है मैं ऐसा हूँ ही नहीं। सेब के सलीके से कटे हुए कश को सलीके से मुंह के अंदर रखते हुए दानियाल अपने मखसूस संजीदा अंदाज में गोया हुआ था। झूठ बोलते हो, करते तो होंगे बात। फरवा ने आँख मारकर शरारत से कहा। वो दानियाल को छेड़ रही थी कि वो महम से बात करता है। नहीं, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं। मुझे ऐसे रात रात भर फिजूल में जाग जाग कर बातें करना इंतहाई बेवकूफ़ों काला काम का लगता है। दानियाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा था। और फिर सुबह ऑफिस में जाकर मैं सही से काम ही ना कर पाऊँ। बड़े अंदाज से कंधे उचकाकर होठों को बेनियाजी से बाहर निकालते हुए कहा। बुरी बात है जनाब, बड़ी बात है जनाब। फरवा ने शरारत से कहा और बेयकीनी में कहका लगाया था। ना करो यकीन, तुम खुद उसे फ़ोन करो और पूछ लो कि माहम बासित तुम्हें कभी दानियाल फरासत की कॉल आई, खुद बताएंगी तुम्हें वो। दानियाल ने फिर से सेब का कश मुंह में रखा। वो खुद भी कौन सा बात करना चाहती होगी मुझसे। ज़बरदस्ती तो बेचारी की शादी हो रही है मुझसे। वो तो शुक्र करती होगी कि मैं फ़ोन नहीं करता उसे। परवाह नहीं, मैं सर हिलाती हुई हंस रही थी और वो दिल में सोच रहा था, जबकि होठों पर एक तंजिया से मुस्कुराहट थी। उफ, थक गई हूँ अब तो। महम ने रुहासी शक्ल बनाए कर कोई हज़ारवीं दफ़ा कमरे का जायज़ा लिया था। जितना खूबरू दानियाल फरासत खुद था, उसके कमरे की हर चीज़ भी उसके सलीके और ज़ौक़ के मुताबिक थी। हर चीज़ तरकीब से पड़ी थी। साफ़ सुथरा कमरा था। अचानक उसे अपना कमरा याद आ गया था। उसे तो कोई चीज़ भी तरकीब से रखने की आदत ही नहीं थी। वो 3 भाइयों के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों पर लाई गई इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की। लाड में पली थी। बेतरतीबी, सुस्ती, लापरवाही उसमें कूट कूट कर भरी थी। इतने भारी लहंगे में और इतने भारी जेवर के साथ इतना मेकअप किए वो कब से बेड पर बैठी दानियल का कमरे में आने का इंतजार कर रही थी, और वो था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी कमर के पीछे उसने तकिए दुरुस्त किए थे। चूड़ियों की खनक से पूरा कमरा गूंज उठा था। सुर्ख रंग के भारी काम वाले लहंगे में वो गजब ढा रही थी, लेकिन जिसके लिए ढा रही थी वो तो आ ही नहीं रहा था। अम्मा की पसंद जो ठहरी। माम का दिल एकदम से डूबा था। जो भी था, जब से निस्बत तय हुई थी तब से दानियल के नाम पर भी दिल धड़क जाता था, और अब निकाह के बाद जब वो पूरी तरह उसकी बनकर कमरे में बैठी थी तो दिल और भी उसकी मोहब्बत में शर्शार हो रहा था। पता ही ना चला कब उन्हें सोचों में गुम उसकी आंख लग गई थी। नहीं, तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो, दानियल ने कहका लगाते हुए पास खड़े आजिर से कहा। वो कब से दोस्तों में खड़ा घिरा बैठा था। आजिर और फवाद तो जाने ही नहीं दे रहे थे। अभी हमारी जहनी हम आहंगी हुई नहीं और मैं जाते ही उस पर शौहर का हक जता दूँ। अभी तो पता नहीं वो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को कबूल कर भी पाई है कि नहीं। दानियाल ने सबके मशवरों को बालाए ताक रखते हुए सोचा था। बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे के करीब उनकी महफिल अख्ताम को पहुंची तो वो नाजिश के पास आया था, जो उसको देखते ही अलमारी से कुछ निकालने लगी थी। दानियाल बेटा, ये एक लंबी सी मखमली सुर्ख डिब्बिया उन्होंने दानियाल के हाथ में थमाई थी। ये क्या है? दानियाल ने उलट पलट करके नासमझी से अंदाज में उसे देखा था। दुल्हन को देना है ये, उसे मुँह दिखाई कहते हैं। नाजिश ने हल्की सी चपत लगाई थी।
اور نظر بھر کے اسے دیکھا تھا۔ شیروانی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا۔ اچھا جی، دانیال نے بڑے مودب انداز میں کہا اور نازش کو گلے لگایا۔ اب جاؤں یا کچھ اور بھی ہے دینے کو؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ وہ جتنا بھی مضبوط بن لے، اس کے دل کا شراپے نے آج اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو ہاتھ پکڑ کر جب اسٹیج پہ چڑھایا تھا تو وہ جو ایک نظر اس پر ڈال کر بیٹھا تھا وہ روح میں ہی کہیں گڑ گئی تھی۔ اب جب کمرے میں جانا تھا تو دل بے وجہ ہی بے ترتیب ہو رہا تھا۔ نہیں جاؤ، نازش نے آنکھوں کے نم کونوں کو صاف کیا اور شرارت سے چپت اس کے کندھے پہ لگائی۔ ہلکی سی دستک کی آواز کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ خوشبوؤں سے مہکتے کمرے میں بیٹھ کر وہ نیم دراز تھی۔ وہ جو کتنے ہی الفاظ ترتیب دیتے ہوئے کمرے میں آیا تھا، سب کے سب زمین بوس ہو گئے تھے۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی۔ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آیا تھا۔ وہ اپنے ہوش ربا حسن سمیت بھاری پلکوں والی آنکھیں موندے سکون سے سو رہی تھی۔ ماتھے پہ لگی بندیا ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ مصنوعی کھانسنے کی آواز پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اتنی گہری نیند سے ہوتی ہے کیا؟ اب اس کو اٹھانا کیسے ہے؟ یا پھر سوتے رہنے دینا زیادہ بہتر ہے؟ تھک بھی گئی ہوگی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کے تکیے کو درست کیا تھا۔ وہ واقعی بہت گہری نیند میں تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلنے کے بعد بھی شیشے میں سے اس کے عکس کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ہیئر برش کو آہستہ سے سنگار میز پر بجایا تھا، پر ماہم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لہنگا بیڈ پر پھیلا پڑا تھا۔ دانیال کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پرسوچ انداز میں بیڈ کے پاس کھڑا تھا، پھر اس کے لہنگے کو دھیرے سے ایک طرف سمیٹتے ہوئے بالآخر وہ اپنی جگہ بنا ہی چکا تھا۔ آج پہلی دفعہ زندگی میں اس کے علاوہ ایک اور زیرو اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کی شریک حیات، جس کو اس کی ہی فصلی سے پیدا کیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی سی خوشبو دل کو بےتاب کر رہی تھی۔ اب وہ بازو کو فولڈ کی اپنی ہتھیلی پر سر ٹکا اس دلکش وجود کو دیکھ رہا تھا جو اس کا تھا پورے کا پورا، پر اس کی بےتابی اور بے چینی سے بالکل بے خبر سو رہا تھا۔ دھیرے سے اس کی ایک طرف ڈھلکی بندیا کو اپنے ہاتھوں سے درست کیا تھا۔ لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ عجیب شادی کی پہلی رات ہے میری، میں اپنی سوئی ہوئی دلہن کے حسن سے آنکھیں سیک رہا ہوں۔ ایک دم سے سیدھا ہو کر لیٹ کر سینے پہ ہاتھ رکھے، یعنی کہ محترمہ کو کوئی خوشی کوئی انتظار نہیں تھا۔ مزے سے سو گئی۔ آنکھوں پر بازو الٹا کر کے رکھا اور پھر نیند اسے بھی اپنے آغوش میں سمیٹ چکی تھی۔ گال پر کچھ تکلیف کے احساس سے آنکھ کھلی تھی۔ دھیرے سے آنکھ کھلی تھی۔ اب پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور اپنے بالکل ساتھ لیٹے دانیال کو حیرانی سے دیکھا۔ زور سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جلدی سے گردن گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 4 بج رہے تھے۔ اوہ، پتہ نہیں کب آئے ہوں گے، لب دانتوں میں دبا کر سوچا اور ایک نظر ساتھ لیٹے دانیال پر ڈالی۔ محترم نائٹ ڈریس میں ملبوس آنکھوں پر بازو ٹکائے آرام سے سو رہے تھے۔ کھڑوس کہیں کا، ایسی بھی کیا آکڑ، اگر سو گئی تھی تو جگہ ہی لیتے۔ اب دوپٹہ ان کے بازو کے نیچے پھنسا تھا اور ادھر سے اس کے سر پر پینوں سے ٹکا تھا۔ ایک دم سے جو نیچے اترنے کی کوشش کی تو دانیال کے بازو کو جھٹکا لگا تھا اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بار بار آنکھیں جھپکتا ہوا سامنے بیڈ کے پاس پریشان سی کھڑی ماہم کو دیکھ رہا تھا، لیکن دونوں طرف خاموشی تھی۔ دانیال کے اچانک اٹھ جانے پہ جیسے جان پسلیوں کے درمیان آ کر لرزنے لگی تھی اور وہ بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ ماہ نے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر سمیٹا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا۔ دانیال جیسے ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گلے کو مخصوص انداز میں صاف کرتے ہوئے آواز نکالی، بیٹھو۔ دھیرے سے بھاری آواز میں کہا۔ سونے کی وجہ سے آواز اور بھاری ہو گئی تھی۔ میں چینج کرنا چاہ رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، ماہم نے مدھر سی آواز میں کہا۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی اور میک اپ اب الجھن کا شکار کر رہا تھا۔ ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑے ہو کر وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کتنی کوئی پنس تھی دوپٹے میں، کچھ کمر پر بھی لگائی ہوئی تھی، ان کو کیسے اتاروں؟ وہ روحانسی سی ہو رہی تھی اور اتنی بے دردی سے اور بے ترتیبی سے کہ وہ سب کچھ سنگار میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کو خود سے ہی گھلتے دیکھ کر دانیال کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک ہی جست میں وہ بیڈ سے اتر کر نیچے بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں آئے؟ مدھم سے سرگوشی نما آواز ماہم کا دل دھڑکا گئی۔ ایک دم وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ دانیال اب اس کے دوپٹے کی پنس کھوج کر اتار رہا تھا۔ دوپٹے کو پکڑ کر کمر پر لگائی گئی پنس کو دھیرے سے پکڑ کر کھولا تھا۔ دوپٹے کے پلو لڑکتے ہوئے دانیال کے پاؤں پہ گرے تھے۔ اب وہ کندھے پر لگی پنس کو کھول رہا تھا۔ ماہم کی ریڑھی کی ہڈی میں جیسے میٹھے رس کی سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی تھی، پلکیں گالوں پر لرزنے لگی تھی۔ دانیال نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ماہم نے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ دانیال کو اس کے اس انداز پہ ہنسی آ گئی تھی۔ کیا ہوا، کانپ کیوں رہی ہو؟ دانیال کی سرگوشی بالکل کان کے پاس ہوئی تھی۔ اف، ماہم کو ایسا لگا ابھی ڈھہ جائے گی۔ دل کی دنیا اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی۔ اور بھی مدد چاہیے ہے کیا؟ پنس تو اتر گئی ہے۔ دانیال کی شرارت بھری آواز پر جیسے ہتھیلیاں ہی بھیگ گئی تھی۔
نہیں لڑکھڑاتی آواز میں بس اتنا ہی کہہ کر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی تھی، جبکہ دانیال اپنی ہنسی چھپاتا ہونٹوں پر انگلیاں رکھے وہیں کھڑا تھا۔ اوہ! واش روم کی کنڈی اڑا کے وہ ایک دم سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے سب؟ اپنی غیر ہوتی حالت کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر دانیال کے آخری فکرے کو یاد کر کے پھر سے ہتھیلیوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ اچانک نظر سامنے سنگھار میز پر گئی تو جیسے دانیال کا سر گھوم گیا، ہر چیز اتار اتار کر یوں پھینک کر گئی تھی۔ اپنی صفائی اور سلیقہ پسندی کی پھڑکتی رگ کو بمشکل ضبط کرتا ہوا وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ سرخ ڈبی میں سے نکلے نیکلس نما باریک چین کو ہاتھوں میں ڈالے دیکھ رہا تھا جب وہ دھلے منہ اور سادہ سوٹ میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ بیٹھو، دانیال نے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ جگہ بنائی تھی۔ وہ جذبت سے ہوتی دونوں لبوں کو پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ یہ منہ دکھائی، دانیال نے چین آگے بڑھاتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا تھا۔ اتنا تو پتہ نہیں خڑوس کو خود پہناتے ہیں۔ ماہم نے کڑ کر سوچا اور چین پکڑ لی۔ اسے رکھنا ہے یا پہننا ہے؟ ماہم نے مدھر سی آواز میں کہہ کر خاموشی کو توڑا تھا۔ تمہاری مرضی، پھر بھرپور نظر ماہم کے دھلے ہوئے شفاف دلکش چہرے پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ماہم نے چین کو گلے میں ڈال کر آگے گھما کر بند کیا۔ ایک بات پوچھوں؟ دانیال ایک دم سے قریب ہوا تھا۔ جی؟ وہ اس کے اتنا قریب آ جانے پر جھپ گئی تھی۔ پھر انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ دانیال نے آنکھیں سکڑ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہمت ہی نہیں ہوئی، گھٹی سی مدھم سی آواز نکلی تھی ماہم کی۔ کیوں؟ ماہم کے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں لے کر جذبات میں بھیگتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے آپ کی نہیں ہوئی تھی۔ ماہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کو کس طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اول تو پلکیں اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے تو کرنا ہی نہیں تھا انکار۔ دانیال نے محبت سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کوئی لڑکی جتنی بھی پٹاخہ کیوں نہ ہو، یہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سوری پوری بہادری زمین بوس ہو جاتی ہے۔ سوچا برداشت کر ہی لیتا ہوں، دانیال نے شرارت سے کہا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ ماہم کا شرمانا ایک دم سے جیسے ختم ہوا تھا، دانت پیس کر پوچھا۔ مجبوری تو بہت سنگین تھی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ دانیال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں، ناک پھلا کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر کتنی ہو؟ دانیال نے ایک دم سے اس کے گود میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ماہم نے ایک دم سے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ اتنی بھی نہیں، لرزتی شرمائی ہوئی گھٹی سی آواز نکل پائی تھی، جبکہ دانیال کے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چلو مان لیا۔ دانیال کو اس کی غیر ہوتی حالت پر پیار آ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک ماہم کی گال پر پڑے نشان پر نظر گئی تو بے ساختہ پریشان ہو کر دانیال نے اپنی ہتھیلی اس کے گال پہ رکھی تھی۔ شاید دوپٹہ گال کے نیچے آ گیا تھا، لرزتی سی آواز میں ماہم نے کہا تھا۔ دانیال کو تو جیسے گال سے ہاتھ ہٹانا بھول چکا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ ماہا نے اٹکتی ہوئی سانس بحال کی تھی جو اس کی جسارت پر لمحے بھر کو تھمسی گئی تھی۔ دانیال تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی بے ترتیب دھڑکنوں سمیت اسی لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ماہم، یہ تم چیزیں سمیٹ لو، دانیال نے ناگواری سے سارے دن کی بکھری ہوئی اس کی چیزوں کی طرف دیکھ کر کہا جو صبح سے اسی انداز میں ڈریسنگ میز پہ بکھری ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، وہ جو ابھی سو کر اٹھی تھی پریشان سی ہوئی پاس آئی تھی اور جلدی سے سارا کچھ اتنے برے طریقے سے میز کے دراز میں رکھنے لگی تھی۔ ایسے کیسے رکھ رہی ہو؟ دانیال نے ناگواری سی نظر اس کے اس طریقے پر ڈالی تھی کہ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سے جذبس ہو کر رکی تھی۔ مطلب ان کو ذرا ترتیب سے رکھو، روبدار آواز میں دانیال نے کہا تھا۔ بعد میں رکھ لوں گی، ماہم نے دھیرے سے لاپرواہی کے انداز میں دراز بند کر دیا۔ ماہم جلدی کرو، پارلر جانا ہے۔ پرواہ دروازہ بجاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ رہنے دو ایسے ہی، بہت پیاری لگ رہی ہیں یہ، دانیال نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تمہیں کو صرف نہیں دیکھنا، اسے باقی بھی بہت سے لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ولیمہ ہے آج، پرواہ نے کہکا لگایا تھا۔ ماہم آ جاؤ جلدی سے، میں انتظار کر رہی ہوں، پرواہ تیزی سے کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سنو، دانیال نے بیگ اٹھاتی ماہم کے قریب آ کر شرارت سے کہا تھا۔ جی؟ وہ ایک دم جھیپ سی گئی تھی، ابھی تو صبح والی جسارت پر دل صحیح سے قابو میں نہیں آیا تھا۔ آج پھر پنس اتارنی پڑیں گی کیا؟ تھوڑا سا جھک کر شرارت سے کہا تھا۔ پتہ نہیں، ماہم نے زور سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی تھی۔ تو پھر زیادہ پنس لگوانا، دانیال نے بھیگی سی آواز میں کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ او، ماہم تیزی سے دل کو سنبھالتی باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ عقب سے آتا دانیال کا کہکا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ دانیال کی گٹار پر چلتی انگلیاں اور اس کی آواز پورے میرج ہال میں گونج رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں محبت سے لبریز بار بار ہلکے گرے رنگ کے دلکش جوڑے میں ملبوس ماہم کا طواف کر رہی تھی۔
مہا اس کی آواز کے جادو میں خوشگوار حیرت لیے گم بیٹھی تھی۔ ولیمے کی تقریب پر بار بار دوستوں کے اصرار پر اس نے اپنے شوق کو سب پر ظاہر کیا تھا اور گانا اس کے مہا کے لیے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ مہام سے پہلے اس نے کسی بھی لڑکی کے بارے میں نہ ایسا محسوس کیا تھا اور نہ اس نے کبھی کوشش کی تھی۔ وہ تو کسی لڑکی سے عشق کرنے کا قائل ہی نہیں تھا اور آج اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا جو کل رات ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھی وہ مدھر سی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ تمہاری بھی، دانیال نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ مہا دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ ساری غلط فہمی ایک دن میں ہی دل سے دھل گئی تھی۔ دانیال اتنا بھی خڑوس نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے محبت سے دیکھتے دانیال کی طرف دیکھا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ اماں سے بہت محبت ہے مجھے، اس کے بعد تم سے۔ وہ اپنی بھیگی سی آواز میں اسے بہت سی باتیں بتا رہا تھا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی اپنے دل کے بادشاہ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہ ناخن کب اتارنے ہیں؟ دانیال نے اپنے بالوں میں مہا کے پھیرتے ہاتھوں کو پکڑ کر آگے کیا تھا۔ کیوں اتارنے کیوں؟ میرے اپنے ہیں، مہا نے مدھر سا کہکا لگا کر کہا تھا۔ تمہارے ہیں؟ دانیال ایک دم اچھل کر بیٹھا تھا۔ جی؟ مہا نے حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو دیکھا۔ چڑیل ہو کیا؟ خون پیتی ہو؟ دانیال نے خود پر ضبط کر کے شرارت کے انداز میں کہا۔ ابھی تک تو کسی کا نہیں پیا، لیکن آپ کا پی سکتی ہوں، مہا نے بھی شرارت سے ہی جواب دیا۔ کاٹو ان کو، دانیال نے روب سے کہا تھا۔ کیوں بھائی، مجھے پسند ہے، مہا نے بچوں کی طرح خپاسی شکل بنا کر کہا۔ اسے اپنے ہاتھ پر ناخن بہت اچھے لگتے تھے، وہ ان کا بہت خیال رکھتی بھی تھی، صاف رکھتی تھی، فائلنگز کرتی تھی باقاعدہ سے۔ ارے مجھے پسند نہیں ہے، دانیال نے اس کے ہاتھ کو خپا شکل بنا کر ایک طرف کیا تھا۔ تو آپ کے تھوڑی ہے، مہا ابھی بھی اس بات کو مذاق میں ہی لے رہی تھی۔ اس نے کبھی باسط کے ڈانٹنے پر نہیں کاٹے تھے ناخن، تو اب کیا کاٹنے تھے؟ تم کس کی ہو؟ میری، دانیال نے پیار سے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ ان کی شادی کو آج 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ تو یہ ہاتھ بھی میرے، چلو اب ان کو کاٹو ان کو، دانیال نے پیار سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اتنی محنت سے بڑھائے ہیں، ایسے کیسے کاٹ لوں بھلا؟ مہا اس کی سنجیدگی دیکھ کر مہاسی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب کیسے؟ دانیال نے بھویں اچکائے تھے۔ دانیال مجھے بہت پسند ہے، بچوں کی طرح التجا کی تھی۔ مجھے نہیں پسند، اٹھو کاٹو ان کو، دانیال نے اب کی بات تھوڑی سختی سے کہا تھا۔ وہ ہنوز خفاسی شکل لیے بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، میں ہی کاٹ دیتا ہوں، دانیال اٹھ کر اب سنگھار میز کے دراز کو ڈرا تھا، پھر اس میں سے نیل کٹر لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ دانیال پلیز، مہام نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ اچھا، مجھے اپنے طریقے سے کاٹنا، مجھے طریقے آتے ہیں، پھر روکو تم ذرا۔ دانیال نے شرارت سے اس کی بچوں جیسی حرکت دیکھی اور پھر اچھل کر بیڈ پر آیا تھا۔ مہا زور زور سے مصنوعی چیخیں مار رہی تھی، لیکن دانیال پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے زبردستی ناخن کاٹ کر ہی دم لیا تھا۔ مہا مہا، دانیال نے غصے سے لاؤن میں بچوں کے ساتھ کھیلتی مہا کو آواز دی تھی۔ آج دانیال کی ان کے باس کے ہاں شادی کی دعوت تھی۔ دانیال کی اپنے باس کے ساتھ اچھی دوستی تھی، تو اس نے آج ان کو شادی کی دعوت دی تھی۔ مہا ہمیشہ کی طرح بچوں کے ساتھ بچہ بن گئی تھی۔ جی؟ مہا نے ہنستے ہوئے گیند ہوا میں اچھالی تھی اور دانیال کے پاس آئی تھی۔ یار کیا کر رہی ہو تم، یہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہو؟ مسز خاور اکیلی بیٹھی ہے، دانیال ماتھے پر بل ڈالے اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ میں سوری، دانیال کو ایک دم آج اتنے غصے میں دیکھ کر وہ پریشان سے ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو 15 دن ہو چکے تھے اور ان 15 دنوں میں دانیال نے اسے اتنی محبت سے نوازا تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا ڈانٹ دیتا تھا، لیکن وہ بھی نرم سے لہجے میں۔ وہ اتنی خوش تھی کہ گھر میں بھی وہ لاڈلی ہی رہی تھی اور اب دانیال بھی اس کے ہر وقت لاڈ اٹھاتا تھا، لیکن آج تو اس کا انداز ہی اور تھا۔ چلو اب اندر، دانیال نے دانت پیس کر گھور کر کہا۔ یار کیا ہو تم، چھوڑو اب یہ بچپنا۔ وہ دانیال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ جب دانیال نے کان میں سرگوشی کی تھی، جی، اپنی اس تذلیل پر وہ بڑی مشکل سے آنسو روک پائی تھی اور مدھم گھٹی سی آواز میں کہا تھا۔ وہ زبردستی مسکراتی ہوئی مسز خاور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ منہ کس بات پر بنا ہوا ہے؟ دانیال نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت سے دیکھا تھا۔ کسی بات پر نہیں، مہا نے غصے سے رخ دوسری طرف موڑا تھا۔ ارے یار غلط بات تھی، وہ زبان میں مٹھاس بھر کر کہا۔ غصہ اب اتر چکا تھا، لیکن مہام کا پھلا ہوا منہ اب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ دانی، بچے مجھے ضد سے لے کر گئے تھے، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کھیلنا، مہا نے روحانسی آواز میں مگر غصے سے کہا۔ پر یار مجھے نہیں اچھا لگتا، وہ اتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں، کیا سوچتے ہوں گے؟ دانیال نے پھر سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی کچھ نہیں، صرف آپ ہی ایسا سوچتے ہیں، مہا نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ آواز ابھی بھی روحانسی تھی۔ چلو پھر تم اب لڑو، بس میری بات نہ ماننا، دانیال نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں لڑ رہی آپ سے، مہا نے باقاعدہ رونے والی آواز میں کہا۔ اچھا چلو منہ ٹھیک کرو، دانیال ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟
मोहब्बत से कहा। अच्छा यार, गुस्सा खत्म करो। एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर दूसरे हाथ से महा के हाथ को अपने सीने पर रखा था। महा, क्यों कर रही हो बार बार कॉल? दानियाल ने चिढ़ने जैसी आवाज में कहा। घर आए, महा ने रोब से कहा। अरे यार, बताया तो है आजिर के घर हूँ, दानियाल ने फिर से चिढ़कर कहा था। नहीं, आप आए बस, आज 3 दिन हो गए, यही काम है बस, महा ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा था। उनकी शादी को 1 माह 10 दिन हो चुके थे। इस वक्त अम्मा सो जाती थी और दानियाल ने 4 दिन से दोस्तों की तरफ ज्यादा देर बैठना शुरू कर दिया था, जिस पर अब महा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अरे यार, तुम सो जाओ ना, मोहब्बत से पुचकारने के अंदाज में कहा। नहीं आती मुझे नींद, महा ने पास पड़े तकिए को जोर से एक तरफ उछाला था। दिल चाह रहा था जाए और बाजू पकड़कर दानियाल को वहां से ले आए और रोज की तरह उसके सीने पर सर रखकर सो जाए। अजीब किस्म का गुस्सा आ रहा था। महा, अब तुम बेजा जिद कर रही हो, दानियाल ने समझाने वाले अंदाज में कहा। कोई बेजा नहीं है, महा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। शाम को ऑफिस से वापस आते, खाना खाते, टीवी देखते और फिर बाहर। हमारी नई नई शादी हुई है, आपके दोस्तों को ये भी ख्याल नहीं क्या? महा ने रुहासी आवाज में कहा। पागल मत बनो, सारा दिन तुम्हारे साथ था मैं, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, आप घर आए, महा ने जिद्दी अंदाज में कहा। बकवास बंद करो अपनी और सो जाओ, दानियाल ने धारने के अंदाज में कहा। महा एकदम थल गई थी। जल्दी से डरकर फोन एक तरफ रखा, आंसू टप टप बहना शुरू हो गए थे। हाथ मत लगाए, दानियाल के हाथ को जोर से झटका था जो उसने आंखों से बाजू हटाकर देखने के लिए रखा था। ओह, तो जाग रही हो, मैं समझा सो गई, दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। देखे वक्त देखे पहले, महा ने नाक फुलाकर कहा और रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। सारा वक्त तुम्हारा, उसके बाजू पे थोड़ी टिकाकर दानियाल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। कोई वक्त नहीं है, सारा वक्त कोई वक्त नहीं है, सारा वक्त अम्मा का और दोस्तों का है, महा ने गुस्से से कहा और जोर से बाजू को झटका दिया। महा, अम्मा को बीच में मत लाओ, दानियाल ने जब से माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। दूसरी तरफ भी खामोशी छा गई थी। इतना गुस्सा कैसे कम होगा ये? कुछ देर बाद दानियाल की शरारत भरी आवाज़ फिर से उभरी थी। रात के 12 बजे कैसे भी कम नहीं होगा, महा ने भारी आवाज़ में मगर गुस्से से कहा। अच्छा ये बात है, दानियाल उठकर खड़ा हो गया था। ठीक है फिर आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, दानियाल ने एक शौक नज़र महा पर डालकर कहा। अब ऐसी भी कोई नाराज़ नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो आंसू पोंछती हुई उठी थी। गुड, फिर जल्दी से उठ जाओ, दानियाल ने कहका लगाते हुए कहा। चले, वो जल्दी से बच्चों की तरह खुश होती हुई चप्पल पहनना शुरू हो गई थी। इन कपड़ों में, दानियाल ने भवें उचकाकर उसके सरापे को देखा था। वो दानियाल की टी शर्ट के नीचे अपना लूज ट्राउजर पहने हुए थी। तो क्या है, बच्चों की तरह होठ बाहर निकालते हुए कहा। यार ये सिर्फ मेरे सामने, मोहब्बत से महा का गाल थपथपाया था। मुझे पता है तुमने बच्चों की तरह कार से बाहर आ जाना और फिर मेरे दिमाग की फिरकी घूम जाती है। दानियाल ने कंधों से पकड़कर वॉशरूम की तरफ ढकेला था जबकि वो बच्चों जैसी शक्ल बनाई जा रही थी। माहा ये देखो, दानियाल ने प्लेट में से बाल अपनी उंगली की पोर पर चिपकाकर ऊपर उठाया और माहा के सामने किया जबकि नाक गुस्से से फुली हुई थी और माथे पे बल। ओह, ये कहाँ से? माहा ने एकदम परेशान होकर बाल कानों के पीछे किए। उसने रफ से तरीके से बालों का जोड़ा बना रखा था जिसमें से उसके घुंघराले बाल इर्द गिर्द से बाहर निकल रहे थे। जाहिर बात है यार, खाना खा रहा हूँ, इसमें से निकला है, दानियाल ने चेहरे पर नागवारी के तासरात लाते हुए कहा। सॉरी, मैंने बाल बांधे तो थे। महा एकदम से कुर्सी पीछे ढकेलती हुई उठी थी और जल्दी से दानियाल के सामने से प्लेट उठाई थी। उनकी शादी को 2 माह हो चुके थे और इन 2 माह में ये बात तो वो अच्छे से समझ चुकी थी कि दानियाल बहुत सफाई पसंद है, जो कि वो खुद बिल्कुल नहीं थी। वो लापरवाही थी हमेशा से, लेकिन अब दानियाल के लिए वो बहुत एहतियात करती थी, लेकिन फिर भी कोताही हो जाती थी। और फिर उठा लो ये, दानियाल ने नागवारी से सामने रखे खाने को हाथ से पीछे किया था और खफा सी शक्ल बनाकर खाने की मेज से उठ गया था। आज ऑफिस में इतना काम था फील्ड का, वहाँ भी सही से कुछ खाया नहीं गया था। सोचा शाम को घर जाकर सुकून से खाऊंगा, लेकिन घर में ये तमाशा हो गया था। वहाँ को पता भी है कि मुझे खाने में कितनी सफाई पसंद है, इसलिए तो मैं बाहर का खाना कम खाता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए अपनी लापरवाही तक को ख़त्म नहीं करती हैं। मैं और ला देती हूँ सालन, महा ने परेशान सी शक्ल बनाकर कहा और जल्दी से सालन वाली प्लेट को उठाया। ओ नहीं यार, बस अब दिल नहीं चाह रहा, उठा लो ये, दानियाल ने दांत पीसते हुए जब से काम लिया, लेकिन फिर भी आवाज़ ऊँची हो गई थी। अब तो खैर से भूख भी मर गई थी। हाँ, अलबत्ता अब दिमाग की फिरकी घूम चुकी थी। अच्छा, अब ऊँची आवाज़ में मत लड़े, अम्मा तक आवाज़ जाएगी, महा ने पास आकर लब कुचलते हुए बाजू पे हाथ रखकर कहा। ओ यार छोड़ो आप, दानियाल ने गुस्से से बाजू पर रखा हुआ उसका हाथ झटका था। टीवी का रिमोट उठाकर टीवी के सामने रखकर चला गया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। अच्छा चाय बना दूँ, महा ने फिर वहाँ से आवाज़ में कहा। तुम्हें पता है मुझे चिढ़ है जिन कामों से, यार वही करती हो। दानियाल का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था।
زور سے ریموٹ صوفے پہ مارا۔ وہ چاہتا تھا اب وہ سامنے نہ آئے کچھ دیر، لیکن وہ تھی کہ کھڑی سر پہ بولے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اب تم نے واش روم کا حال دیکھا ہے؟ اور یہ ڈریسنگ میں اس کے دراز؟ دانیال کمر پہ ہاتھ رکھے غصے میں دھاڑا تھا۔ مہا ایک لمحے کے لیے تو دہل گئی تھی۔ دانی کرتی تو ہوں، مہا نے غصے سے کہا۔ خاک کرتی ہو یار، موبائل پر لگی رہتی ہو، دانیال نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی ہنوس ویسے ہی کمر پہ تھا۔ آپ کو کیسے پتہ یہ سب؟ آپ تو گھر ہی نہیں ہوتے۔ کرتی تو ہوں میں سب کچھ، پر میں آہستہ آہستہ کرتی ہوں، ماں نے غصے اور رونے والی ملی جلی آواز میں کہا۔ تو کیوں کرتی ہو آہستہ؟ اماں کو دیکھو، اس عمر میں بھی کتنا کام کرتی ہیں۔ دانیال کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ 2 مہینے کے ضبط کا دامن اب چھوٹ گیا تھا۔ 2 ماہ سے وہ اس کی لاپرواہی کو برداشت کر رہا تھا۔ میں آپ کی اماں نہیں ہوں۔ ماں کا بھی اس بات پر پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ زور سے چیخی۔ اتنا تو وہ خود کو بدل چکی تھی دانیال کے لیے، اب وہ کیا کرتی؟ اس کی عادت نہیں تھی بھاگ دوڑ کر کام کرنا، وہ اپنے طریقے سے آہستہ آہستہ کام کرتی تھی۔ پر ان نواب کو تو کوئی مشین چاہیے تھی جو ہر چیز ان کے سامنے حاضر بھی کرے اور پھر سلیقہ بھی عین ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو پھر جاؤ یار، میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ دانیال اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ جا رہی ہوں، ماں نے بھی برابر چیخ کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی تھی، لیکن دانیال نہیں آیا تھا۔ میں نے بنائی ہے بریانی، دانیال کے سامنے رکھ کر خفا سی شکل میں کہتی ہوئی وہ بالکل ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ دانیال نے خاموشی سے پلیٹ آگے کی تھی اور کھانا شروع کر دیا۔ صبح وہ غصے میں اٹھی ہی نہیں تھی ناشتہ بنانے کے لیے، اور دانیال بھی ایسے ہی آفس چلا گیا تھا۔ پھر بعد میں بار بار دل کیا کہ دانیال کو میسج کرے، اور برا بھی لگا کہ وہ ناشتہ کیے بنا ہی چلے گئے۔ کیسی ہے؟ تھوڑے لاڑ کے انداز میں پوچھا۔ اس کا غصہ اتر چکا تھا اور اب دانیال کی کھپکی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اچھی، دانیال نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانے میں مصروف تھا۔ صرف؟ وہاں نے ہونٹ باہر نکالتے ہوئے روحان سے شکل میں دیکھا۔ اس نے آج بہت دل سے بریانی بنائی تھی کہ دانیال کی کھپکی ختم ہو جائے۔ صرف، دانیال نے سنجیدہ سی شکل میں سپاٹ لہجے میں کہا۔ مہام کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ اب ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی کہ بالکل ہی دیکھ بھی نہیں رہے؟ وہ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی۔ اچھا بات سنو۔ دانیال نے فوراً بازو سے پکڑ کر محبت سے بٹھایا۔ بہت مزے کی ہے، اس کی کرسی کو کھینچتے ہوئے قریب کیا اور شرارت سے کہا۔ پھر آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے جو بے ساختہ گالوں پر ٹپک پڑے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اماں آ جائیں گی؟ اس کی مزید جسارت پر ماں نے جھیپ کر کہا تھا، اور سرخ ہوتے ناک اور روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چہرہ بالکل بارش کے بعد کا دلکش موسم لگ رہا تھا۔ تو آ جائے، ماں جو شرما کر کرسی سے اٹھ رہی تھی پھر سے جھٹکا دے کر کرسی پہ بٹھا دیا۔ شرم کرے، ماں نے زور سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا اور کھلکھلاتی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب دانیال نے کمر کے گرد بازو حل کیا تھا وہ جھیم کے پیچھے ہوئی تھی۔ اچھا پھر ایک کام تو کرو، دانیال نے شرارت سے لب دانتوں میں دبا کر کہا۔ بولے، مسکراہٹ سے کھلتے لب گلابی چہرے کے ساتھ تھا کہا۔ چائے کا ایک کپ تو بنا دو، دانیال نے پاس ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ ماں نے خفاسی شکل بنا کر دیکھا، جبکہ دانیال کا اب پھیکا لگا تھا۔ اچھا بنا دیتی ہوں، ماں نے خفاسی شکل میں کہا۔ وہ تو دانیال کا اچھا موڈ دیکھ کر آئس کریم کی فرمائش کرنے والی تھی، لیکن یہاں جناب نے پہلے ہی چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ اچھی ہونی چاہیے، ایک دم فرسٹ کلاس سی، زیادہ دیر پکانی ہے۔ وہ کچن میں تھی جب دانیال کے آرڈر آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ خود ہی بنا لیں اگر اتنی ہدایتیں دینی ہے، مہام نے غصے سے سر ہوا میں مارتے ہوئے کچن سے ہی ہانک لگائی تھی۔ چلے اٹھے اندر چلیں، مہا نے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے نیند کی خماری میں کہا۔ بس یہ تھوڑا سا میچ رہتا ہے، لاسٹ اوور ہے، دانیال نے ایک نظر اس پہ ڈال کر کہا۔ اپنے مخصوص انداز میں دانیال کی ٹی شرٹ کے نیچے اپنا خلاصہ کیپری پہنے وہ اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، چلے نا، بس کرے سوتے ہیں اب، یہ کون سا پاکستان کا میچ ہے، مہا نے تھوڑے چڑنے کے انداز میں کہا۔ اچھا نا، تم جا کر لیٹو، میں آتا ہوں، دانیال نے محبت سے گال تھپتھپا کر کہا۔ نہیں آتے آپ، مہا نے آنکھیں سکڑ کر ناک پھلا کر کہا۔ مہا، کیا بچوں کی طرح کر رہی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا، دانیال نے بھی چڑھ کر کہا۔ میچ کے بہت انٹرسٹنگ اوورز چل رہے تھے اور مہا ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دانیال کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب وہ ویسے لاڈ کم ہی اٹھاتا تھا جسے پہلے اٹھاتا تھا۔ آپ کو ویسے بھی مجھ سے اب پیار ہی نہیں ہے، رہاسی آواز میں کہا تھا۔ مہا ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، محبت بھری باتیں کرتا رہے، لیکن اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی۔ وہ مہام سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، پر بعض اوقات اس کے یوں چپک جانے پر اسے چڑ ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی بس سانس بھی وہ اس کی مرضی سے لے۔ یہی وجہ تھی اس نے کبھی لڑکی سے محبت کا سیاپا نہیں پالا تھا۔ اس نے صرف مہام کی روز کی چک چک کی وجہ سے عازر اور فواد سے ملنا بھی کم کر دیا تھا، اور اب ٹی وی تک وہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔
हाँ नहीं है, दानियल ने चिढ़कर बेसहारी से शक्ल बनाकर कहा। अब वो हर बात में बस यही कहती रहती थी, आपको अब प्यार नहीं है मुझसे। उसे अब चिढ़ होने लगी थी इस फिक्रे से। देखा, माँ की आवाज़ एकदम से आंसुओं से भारी हो गई थी। माँ, अब फिर हो जाओ नाराज। बस एक ही काम यार, तुम नाराज होती रहो और मैं मनाता रहूं। दानियाल को उसे रोता देखकर और गुस्सा आ गया था। मुझे अम्मी की तरफ जाना है, बच्चों की तरह गाल साफ करते हुए गुस्से से कहा। अभी 2 माह पहले तो गई थी, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। बस मुझे जाना है, माँ ने चिकनी के अंदाज में कहा। अच्छा चलो यार, चलो सोते हैं, उठो। दानियाल ने गुस्से से टीवी बंद करके रिमोट एक तरफ उछाला था। नहीं रहने दे, अब देख ले टीवी, माँ ने गुस्से से कहा। माँ, मेरा दिमाग मत घुमाओ, चलो उठो, भाड़ में गया टीवी। दानियाल ने गुस्से से बाजू दबोचा था और जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया था। क्या कर रहे हैं आप? माँ ने पुरशोक अंदाज में पूछा। तुम्हें याद कर रहा, दानियाल ने मसरूफ सी आवाज़ में कहा था। झूठ, माँ की खफकी भरी आवाज़ फोन में उभरी थी। चलो फिर तुम खुद बता दो क्या कर रहा मैं, दानियाल ने ठंडी सांस भरकर कहा था। माँ, हम इरसा की शादी के सिलसिले में लाहौर गई हुई थी और दिन में कोई 10 बार वो फ़ोन करती थी और चाहती थी दानियाल देर तक बातें करे। टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल पर किसी लड़की से बात कर रहे होंगे, माँ ने तंज़ लहजे में खफकी से कहा। अच्छा, बड़ी तुम तो चालाक हो, या इतनी दूर बैठे ऐसे अंदाजे लगा लेती हो, दानियाल ने होठ बाहर निकालकर लापरवाही से कहा। हाँ तो करते हैं आप बात, पकड़ा नहीं था मैंने उस दिन, माँ ने तीखी सी आवाज़ में आंखें सिकुड़ कर कहा। बताया तो था मेरी कोलीग है, हद करती हो तुम, दानियाल ने बराबर खफकीस के अंदाज में कहा। है तो लड़की ना, बस मत क्या करे बात, माँ ने अपने मखसूस अंदाज में फिर से पाबंदी लगा छोड़ी थी। और कोई हुक्म जी, दानियाल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। खाना कैसे खाया आज, दानियाल की बेजारी भांपकर फौरन अगला सवाल दागा, वो जो हर दफ़ा की कॉल पर पूछ रही थी। बाहर से लेकर आया था, इसी थकी सी आवाज़ में कहा। दानियाल हर 4 घंटे बाद घंटे की बात करता था उससे। उनकी शादी 11 माह का अरसा गुजर चुका था। माम आज भी उससे पहले दिनों जैसी ही तवज्जो और मोहब्बत की तलबगार थी, जबकि वो उसकी आदतों के ना बदलने पर अब कुछ उकताने से लगा था। आप कब आ रहे हैं, अगला सवाल फिर चहकने के अंदाज में किया। मेहंदी पर नहीं पहुंच पाऊंगा, शादी पर आऊँगा, उसी रूखे से अंदाज में जवाब दिया। मुझे तो कॉल भी नहीं करते आप, क्या बिल्कुल याद नहीं आती, माम ने फिर से खफगी का इजहार किया। अब की बात दानियाल बाकायदा सर पकड़कर बैठ गया था। अरे मैं नहीं करूँगी, माम ने ईसा के हाथ को प्यार से अपने बाजू से अलग किया था। अच्छा थोड़ा सा सबके साथ, ईसा ने हाथ से इशारा किया और इल्तिजाई शक्ल के साथ मिन्नत करने वाला लहजा अपनाते हुए कहा। अरे भाई तुम्हें पता है ना, वो तेज़ी से दानियाल का बताने लगी थी कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं ये नाच गाना, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गई थी, क्योंकि उनके यहाँ इस बात को बिल्कुल भी मायूब गर्दाना नहीं जाता था। हर शादी ब्याह की तकरीब में खूब हल्ला गुल्ला होता और लड़के और लड़कियाँ मिलकर खूब नाचते। मुझे भूल गया है, उसने जान छुड़वाने के लिए अगला बहाना बनाया। मुझे पता है दानियाल भाई को अच्छा नहीं लगता, तो यार उनको थोड़ी ना पता चलेगा, वो कहाँ बैठे कराची में, आ जाओ ना, सब लगे हुए हैं। इरफान ने फ़ौरन उसका अंदाज़ भांप लिया था और फिर उसे इल्तिजाई अंदाज में कहा था। इसे उसके डांस की फ़ैन थी, वो चाहती थी उसकी शादी पर उसकी बेहतरीन दोस्त और कज़िन ज़रूर रौनक लगाए। अच्छा रुको ज़रा, पहले अम्मा से पूछ कर आओ, वो बैठी हैं सामने, माँ ने कुछ पुरसस अंदाज में कहा। गाना इतना अच्छा चल रहा था कि वो के वजूद तो उसका भी खुद ब खुद थिरकने लगा था। पागल, इतना डरती हो, अच्छा मैं बात करती हूँ, तुम बैठो। ऐसा ने उसे हल्की सी चपत लगाई और तेज़ी से चलती हुई नाजिश की तरफ गई, जो शाजिया के साथ बातों में मसरूफ थी। उसके कान में जाकर कुछ कहा। उन्होंने दूर खड़ी लब कुचलती माम की तरफ देखा और मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। देखा अम्मा कहती कर ले, सब मिलकर कर रहे हैं। इरसा ने आकर जोश में उसका बाजू खींचा था। चलो चलो अब उठो, वो तेज़ी से उसे उठाती हुई सबके बीच में लेकर आई थी। और फिर वो इतना अच्छा डांस कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब एक तरफ हो गए थे और वो अकेली डांस कर रही थी। सब लोगों की तालियों के झुरमुट में वो डांस करने में मगन थी, जब उसी झुरमुट में से लाल चेहरा लिए दानियाल सामने आया था। वहाँ घूमती घूमती एकदम दानियाल पर नज़र पड़ते ही रुक गई थी। उसके हाथ हवा में ही ठहर गए थे और जहाँ तो जैसे पैरों में आ गई थी। चेहरा जद पड़ गया था। दानियाल की खा जाने वाली आंखें जैसे वजूद में गड़ने लगी थी। दानियाल तेज़ी से वापस पलटा था, दिमाग घूम गया था। वो जो माम को सरप्राइज़ देने की वजह से एक दिन पहले पहुंच गया था, खुद शौक हो गया था। माम को पता था उसको इस तरह के काम बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी वो वही करती थी जो उसके जी में आता था। वो बड़े बड़े डग भरता हुआ बरामदे से होता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था। माँ भागती हुई उसके पीछे आ रही थी, ज़बान तो गूंग हो गई थी। अब क्या कहेगी दानियाल को। दानी दानी प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। वो अपनी बड़ी सी फ्रॉक को संभालती हुई पीछे पीछे भाग रही थी। दानी, वो भागती हुई उसके पीछे
एक कमरे में पहुंची थी। दानियाल एक कमरे में जाकर रुक गया था। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, क्या बात सुनूं? दानियाल ने दांत पीसते हुए आवाज को मध्यम रखने की नाकाम कोशिश की थी। दानी, वो ये सब बहुत जिद कर रही थी, सब लोग। माहम ने हाथों को आपस में पेवस्त करते हुए घबराई सी शक्ल में कहा। जस्ट शट अप, सब लोग। दानियाल ने उंगली खड़े करते हुए बात काटी थी, जबकि माथे पर बल थे और आंखें गुस्से से भरी पड़ी थी। तुम अकेली लगी हुई थी वहाँ, बाकी सब तो तमाशा देख रहे थे तुम्हारा, दांत पीसते हुए कहा। दानी, नहीं, सब लोग थे, माहम ने नरसती आवाज में कहा। वो घबरा गई थी उसके यूं अचानक आ जाने पर। पागल समझ रखा है मुझे? तुम्हें जब पता है मुझे नहीं पसंद, तुम्हें तो तब मैंने रोका था जब अभी हमारा रिश्ता होने जा रहा था। अब तो तुम मेरी बीवी हो, दानियाल ने गुर्राने के अंदाज में आवाज को मध्यम रखते हुए कहा। दानी, सॉरी, मुझे, माह ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए शर्मिंदा लहजे से कहा। ओह, बस करो तुम अब, दानियाल ने गुस्से से बाजू झटका था और रुख मोड़ लिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैंने अम्मा से इजाजत दी थी। माहम घूमकर फिर से सामने आई थी। अम्मा से? दांत पीसकर तंजा लहजे में कहा। मुझसे क्यों नहीं? पैंट की जेब में हाथ डालकर घूरते हुए कहा। दानी, आप यहाँ नहीं थे, माह ने हवा में हाथ उठाकर कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, इसी बात का तो तुमने फायदा उठाया, दानियाल ने नाक फुलाकर लब भींचते हुए कहा। अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। माह को एकदम से ये बात नागवार गुजरी थी। तुम मौका देती हो तो बात बढ़ती है, गुस्से से नाक फुलाकर फुनकारते हुए कहा। तो ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया मैंने। मेरी बहन की शादी थी, डांस ये किया है, माँ भी अब गुस्से में बोल रही थी। हाँ, तुम्हारे लिए हर वह बात गैर अहम है जो मेरे लिए अहम होती, दानियाल ने उंगली सीधी करते हुए दांत पीसकर तंजा लहजे में कहा। तो आपके लिए कौन सा मैं अहम हूँ? आपने भी तो ऐसे रखा हुआ है मुझे जैसे कि मुझे खरीदा हो। सांस भी आपकी मर्जी से लूँ, माँ चीखते हुए बोली थी। दानियाल की बातें उसे तस्लील का बास लगने लगी थी। तो तुम क्या करती हो मेरे साथ? खुद अपना पता है? दानियाल ने कमर पे हाथ रखते हुए आंखें निकाल कर पूछा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी है, घर में बांध कर बिठा कर रखा है मुझे, दांत पीसकर कहा। माहम की ऊंची आवाज़ की वजह से अब वो भी खुद को काबू में ना रख सका था। उसकी आवाज़ भी ऊंची हो चुकी थी। आपने क्या बदला? हाँ, बदली तो मैं हूँ, माँ ने तंजिया हंसते हुए दांत पीसकर कहा। मेरा सब कुछ खत्म कर छोड़ा। मेरा ऊंची हंसना आपको नहीं पसंद, मेरा बच्चों के साथ खेलना, बोलना, बाल खोलना, कुछ भी तो नहीं, वो चीख कर बोली। हाँ, नहीं पसंद, पर तुमने कभी कभी कुछ भी नहीं बदला मेरे लिए, दानियाल ने गुस्से से उसकी बात रद्द की। क्यों बदलूं मैं गुलाम हूँ क्या? माँ ने सर को हवा में मारते हुए कहा। तो क्या मैं गुलाम हूँ? दानियाल को उसकी बदतमीजी पर और गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया तुम दोनों को? पागल मत बनो, घर नहीं है ये तुम दोनों का, नाजिश ने आकर गुस्से से दानियाल का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। अरे दानियाल बेटा, जाने दो, सब बच्चे मिलकर कर रहे थे, शाहजहां ने माहम को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिसके अब आंसू गाल पर बहने लगे थे। आंटी, ये अकेली कर रही थी, दानियाल ने लहजे को थोड़ा सा धीमा किया था, पर नागवारी अभी भी कायम थी। हाँ, कर रही थी अकेली मैं, आपने कोई बात माननी भी होती है मेरी, माहम फिर गुस्से से दानियाल की तरफ मुड़ी थी और रोते हुए भारी आवाज़ में कहा। दानियाल, तुम ज्यादती कर रहे हो मेरी बच्ची के साथ। इतना वो मुझे बताती कि तुम कितना डांटते रहते हो इसे, ज़रा ख्याल नहीं रखते मेरी फूल सी बच्ची का। शाहजहां से माहम के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए तो वो गुस्से से दानियाल की तरफ उंगली करके बोली थी। आंटी, फिर आप अपनी फूल सी बच्ची अपने पास ही रखे, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। उसका इस बात पर पारा ही चढ़ गया था कि वो अपनी अम्मी से उसकी शिकायत लगाती थी। अम्मा, मैं जा रहा हूँ, आप चलेंगी मेरे साथ? दानियाल का रुख एकदम नाजिश की तरफ हुआ था। उसने दांत पीसते हुए कहा। दानियाल बेटा, मेरी बात को गलत रंग मत दो, शाहजहां ने माथे में बल डालकर कहा। अम्मी, बस चुप करें, जाने दे इन्हें, माँ ने गुस्से से हाथ खड़ा करके शाहजहां से कहा। इन्हें वैसे ही कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, उनके सर पर थोपी गई थी मैं, माँ ने रुहासी आवाज़ में दांत पीसते हुए कहा। दानियाल तेजी से कमरे से बाहर निकला था। दानियाल, ये क्या पागलपन है? नाजिश ने बैग की जिप बंद करते दानियाल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अम्मा, अब आप देख लें इस लड़की के काम, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी गुस्से से। अब तो जानती हैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे मैंने अपने दोस्त, अपनी हर एक्टिविटी छोड़ी है उसके लिए, और ये अपनी माँ से कह रही है मैं जुल्म करता हूँ उस पर। दानियाल सर पकड़कर एक तरफ बैठ गया था। खुद इसके काम चेक करें आप, कहती थी ये मेरे रंग में रंग जाएगी, दानियाल ने एक हाथ उठाकर रुहासी आवाज़ में कहा और हाथ फिर से सर पर रख लिया। मैं आपको पहले ही मना करता रहा, मुझे ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करनी, ये मेरे मिजाज की नहीं मिलती है। दानियाल अब उंगली को हवा में चिल्लाकर हर बात चबा कर गई थी। माँ अभी अभी कमरे की तरफ आई थी और फिर दानियाल की बात पर उसके कदम रुक गए थे। आपको ही शौक चढ़ा था शोक चंचल लाने का, गुस्से से कहा।
तो आप अब छोड़ दें, इतना पछतावा हो रहा है। महा ने जोर से दरवाजे पे हाथ मारा और छींकने के अंदाज में दानियल से कहा, हाँ है पछतावा, मैं क्या जुल्म करता हूँ तुम पर। दानियल भी उसी के अंदाज में चीखा था, करते ही हैं, आपको कभी महसूस हो तब ना, नौकरानी बना रखा है, छोटी सी गलती पर बर्तन उठा उठा कर मारते हैं। महा नाजिश के हाथ को एक तरफ ढकेलते हुए बोली थी। महा बेटा इतना तो करता है तुम्हारा, नाजिश ने पास आकर कहा। बस करें अम्मा, आप नहीं जानती, आपके सारे हुकूक पूरे करते हैं ना, आपको क्या पता, लेकिन बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं, ये नहीं पता आपके बेटे को, महा ने गुस्से से चिढ़कर कहा था। चुप कर जाओ महा। दानियल को अपनी माँ के साथ की गई बदतमीजी पर तब चढ़ गई थी। नहीं करती चुप, आज शादी के 1 साल होने पर भी आप अपनी माँ के साथ से खड़े ये कह रहे हैं कि फैसला ही गलत था, तो छोड़ देना, महा ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। छोड़ दूंगा, दानियल भी उसी के अंदाज में चीखा था। छोड़ें फिर, इसी वक्त छोड़ें, दे मुझे तलाक, देती क्यों नहीं, महा ने और जोर से कहा और दानियल का गिरबान पकड़कर झंझोड़ा था। दानियल की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी और फिर एक सन्नाटेदार थप्पड़ था जो उसके गाल पर सेक गया था। दे दूंगा वो भी, दानियल ने एकदम से उसे अलग किया था। अम्मा जल्दी चलें, गुस्से से बाहर निकला था। महा बेटा चलो साथ, गुस्सा थूक दो, नाजिश ने महा को प्यार से कहा था। अम्मा मेरी कजिन की शादी है, मैं उनके साथ लगकर चल दूं, मैं नहीं जाऊंगी। थप्पड़ का गुस्सा अभी भी मौजूद था। महा वो गुस्से में है बेटा, मर्द का गुस्सा बहुत बुरा होता है, चलो, नाजिश ने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा। नाजिश अब देख लो क्या सलूक कर रहा है दानियाल, शाज़ा बेटी से भी ज़्यादा रो रही थी, इकलौती बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, आप भी बजाय उसको समझाने की उसी को झुकने के लिए कह रही हैं। नहीं जाएगी मेरी बच्ची, जिसने यहाँ थप्पड़ दे मारा पता नहीं घर जाकर क्या सलूक करेगा, शाज़िया गुस्से से कहते हुए महा को सीने से लगा रही थी। शाज़िया गलत बात मत करो, महा ने उसे गुस्सा ही इतना दिला दिया था। नाजिश ने तहम्मुल से कहा, हाँ आपको तो मेरी ही बेटी गलत लगेगी, वो आपकी औलाद है जैसे महा मेरी, आप लोगों ने छोड़ के जाना है चली जाएं, हम पर बोझ नहीं है हमारी बच्ची, शाहजहाँ ने रोते हुए कहा। बेशक आप पर बोझ नहीं, लेकिन ये रिश्ते ऐसे नहीं निपटे मेरी बहन, नाजिश ने जब्त करते हुए शाहजहाँ के कंधे पे हाथ रखा। जो भी है मेरी बेटी इस दफ़ा नहीं झुकेगी, उसे कहें आकर पहले माफ़ी मांगे, शाहजहाँ ने गुस्से से माथे पे बल डालकर कहा। वो भी मांग लेगा, उसका गुस्सा ऐसे ही है, वक्ती जब उतरेगा उसके आगे पीछे फिरेगा। नाजिश ने फिर से महा के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नहीं जाना अम्मा, प्लीज़ आप जाएं। महा अब शाहजहाँ के गले लगी फुट फुट कर रो रही थी। अम्मा चलें, क्यों मिन्नत समाजत कर रही हैं? दानियल उसी वक्त कमरे में दाखिल होते ही नागवारी से नाजिश से गवाया हुआ था। महा उठो चलो दानियल के साथ, बासित ने आकर रोबदार आवाज़ में कहा था। मुझे नहीं जाना, महा ने भारी होती आवाज़ में आंसू साफ करते हुए कहा। बासित साहब आप तो चुप ही रहे, बच्ची इस वक्त भी पिटती रही, मुझे शादी नहीं करनी, उससे आपने झोंक दिया मेरी बच्ची को, शाहजिया तनक कर बोली। तुम चुप करो बेवकूफ़ औरत, बच्ची का घर उजाड़ रही हो। दानियल बेटा गुस्सा थूक दो, रुक जाओ शादी तक, फिर कल चलेगी ये तुम्हारे साथ। बासित ने अब माथे पर बल डाले खड़े दानियल के कंधे पे हाथ रखकर कहा। अंकल माजूरत, मैं अब मज़ीद नहीं रुक सकता, इसे आप कुछ दिन और यहाँ रखे, मैं आकर ले जाऊँगा। दानियल ने गुस्सा जब्त करते हुए धीमे लहजे में कहा। नहीं कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे नहीं रहना आपके साथ, महा ने चीखते हुए कहा। महा चुप करो बिल्कुल, बासित ने ऊँची आवाज़ में डांटा था। चलो दानियल बेटा, पागल है ये, वो दानियल के कंधे पे हाथ रखकर बाहर की तरफ चल दिए थे। अम्मा मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, दानियल अपने हाथ में शर्ट पकड़े किचन तक आया था। बेटा मुझे अब कहाँ याद रहता है, मुझे कह दिया करो, पराठे को पलटते हुए परेशान सी शक्ल में नाजिश से कहा। जब से माहम आई थी उन्होंने किचन का काम कम कर दिया था और आज उनको मुश्किल हो रही थी। प्रासद तो बाहर मुकीम थे और वो और दानियल घर में होते थे, या फिर बाद में माहम आ गई थी, और जब से माहम आई थी वो तो बस आराम तलबी हो गई थी। लाहौर से वापस आए उनको आज तीसरा दिन था। आज दानियल को ऑफिस जाना था। 3 रातें बेचैनी में गुजारी थी उसने, रात भर जागने की वजह से आंखें सुर्ख हो रही थी। माँ के रवैये ने उसे अंदर से काट कर रख दिया था। माँ उसकी पहली मोहब्बत थी, वो जो खुद को बहुत मजबूत समझता था, बुरी तरह अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार था। ये उसे इन 3 दिनों में बखूबी अंदाज़ा हो गया था। हर जगह बस वही नज़र आ रही थी, उसका हंसना, बच्चों जैसी शरारतें, उसे तंग करना, उसकी गुर्बत, सब कुछ, और उसकी नफरत भरे अल्फाज उसकी आंखों के कोने भिगोने का बास बन रहे थे। अच्छा रुके, मैं खुद कर लेता हूँ। वो मरियल कदमों के साथ चलता हुआ स्त्री स्टैंड तक आया था। 1 साल होने को था। इस 1 साल में एक दफ़ा भी तो वो स्त्री के करीब नहीं गया था। वहाँ ठीक हो या बीमार, उसे कपड़े इस्त्री ही मिलते थे। कपड़े इस्त्री करने के बाद वो बेदिली से नाश्ते की मेज़ पर आया था। माँ भागती दौड़ती नजर आ रही थी। कैसे बौखलाई सी फिरा करती थी वो सुबह को कि दानियल के किसी काम में गलती ना कर बैठे। अम्मा फ्राई नहीं लेता मैं बंडा, माँ ऑमलेट बनाती थी। बेसाख्ता अपने
सामने फ्राई अंडा देखकर वो कह गया था और फिर चुप सा हो गया था। मैं बना देती हूँ, रुको। नाजिश ने जल्दी से अंडे की प्लेट उठाई थी। अम्मा रहने दे। दानियाल बेदिली से कुर्सी ढकेल कर उठा था और मरियल कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। माँ इधर बैठी हो अंधेरे में, सायरा ने मधुर से आवाज़ में कहा था। सायरा की आवाज़ पर एकदम से चौंक कर वो ख्यालों से बाहर आई थी। आज 5 दिन हो गए थे और दानियाल ने एक दफ़ा भी मैसेज या कॉल नहीं की थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम रात के वक्त सहन में लगे झूले पर बैठी थी जब उसी की मंझली भाभी सायरा उसके पास आई थी। वैसे ही भाभी, हवा अच्छी चल रही है आप इस वक्त? जल्दी से आंखों को साफ किया। तुम्हारे भाई आए हैं बाहर से, दरवाज़ा खोलने के लिए आई थी सायरा उसके साथ झूले पर बैठते हुए बोली। भाई वो तो आ गए थे ना ऑफिस से, माँ ने हैरानगी से कहा। हाँ आ गए थे, इस वक्त ज़रा देर के लिए दोस्तों की बैठक होती है, वहाँ जाते हैं कुछ देर। आजकल वो कोई मैच चल रहा है क्रिकेट के, तो देखते इकट्ठे बैठकर, सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सायरा की शादी को 2 साल हुए थे अभी, माँ ने हैरानगी से उसके चेहरे का जायजा लिया था। वहाँ कोई जलन कोई बेचैनी नहीं थी। भाभी एक बात पूछूं? घुटी सी आवाज़ में माँ ने कहा। हाँ पूछो, सायरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सायरा और उसका भाई अदील इकट्ठे पढ़ते थे, बाद में दोनों की पसंदीगी की वजह से उनकी शादी हो गई थी। भाभी आपको गुस्सा नहीं आता भाई पर? भाई शुरू से ऐसे लापरवाह है, माँ ने नाखून से झूले को कुचलते हुए कहा। गुस्सा किस बात का? सायरा ने हैरान सी शक्ल बनाकर कहा। मतलब आप ये नहीं चाहती बस हर वक्त आपके साथ ही रहे वो? मध्यम सी आवाज़ में रुक रुक कर कहा। नहीं तो शादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि बस एक आदमी अपनी हर खुशी बस आपसे ही जोड़ ले, सायरा ने मीठे से लहजे में कहा। वैसी ही थी, नरम दिल सी, हर वक्त मुस्कुराने वाली, समझदार सी। माँ मेरी अम्मी कहा करती थी कि अगर शौहर को ज़्यादा बांधने की कोशिश करो तो वो दूर होने लगता है। ये रिश्ता 4 चीज़ों से खुशगवार बनता है। वो माँ की बेचैनी को भाप गई थी और अब उसके झुके चेहरे को देखते हुए कहा। मोहब्बत, एतमाद, इज़्ज़त और स्पेस, मतलब आज़ादी। सायरा ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को मोहब्बत से ऊपर किया। ये 4 चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, सायरा ने लब भींचते हुए कहा। देखो पाबंदियाँ तो हम माँ बाप की नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो बीवी अगर शौहर पर लगाना शुरू कर दे, सायरा ने धीमे से लहजे में वो गहरी बात कह दी। क्या आप दोस्तों के पास ना जाएं, आप किसी लड़की से चाहें आपकी कोलीग हो, बात तक ना करे, उसकी मर्ज़ी से सोएं, उसकी मर्ज़ी से जागे, तो वो उकताने लगेगा। सायरा आहिस्ता आहिस्ता गर्दन इर्द गिर्द घुमाते हुए उसे समझा रही थी। उसे एतमाद दे, आपका जो मुकाम है वो थोड़ी देर बाद करने वाली लड़की का कभी नहीं हो सकता। आपको उसके दिल की मलका बनना है, उसके लिए घुटन नहीं। वो बड़े रुक रुक कर बोल रही थी और वहाँ हैरानी से सुन रही थी। ये रिश्ता बहुत अजीब होता है, एक लम्हा तो ऐसा आता है अपने शौहर पर कि दिल करता है उसका खून ही कर दे, लेकिन अगले ही लम्हे उस पर इतना प्यार आता है कि अपना सब उस पर निछावर कर दें। वो मुस्कुराकर चमकती आंखों के साथ कह रही थी। अगर इस रिश्ते की अहमियत को ना समझे तो ये अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। दोनों नफूस एक दूसरे से बेजार होने लगते हैं, जिस्म की तलब भी ख़त्म होने लगती है। इसे रूह का रिश्ता बनाना चाहिए, एक दूसरे के एहसासात, उसके शौक़ को उसके साथ ही कबूल करना चाहिए, ना कि उसे बदलने की जद्दोजहद करनी चाहिए। वो एक ही सांस में उसको बहुत सी ऐसी बातें समझा गई थी जो बहुत ज़रूरी थी, जो हर लड़की को शादी से पहले ही पता होनी चाहिए। शौहर को बांध कर रखने से वो बेजार हो जाता है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। सायरा उसे ख्यालों में गुम छोड़कर जा चुकी थी। तुम्हारी भाभी का मैच है आज, असद अजलत में अपनी चीज़ें समेटते हुए दानियाल से कह रहा था। भाभी अभी भी खेलती हैं? दानियाल ने हैरान होकर असद की तरफ देखा। असद दानियाल के ऑफिस में काम करता था। उसकी शादी भी 2 साल पहले पसंद से हुई थी। वो एक टेनिस प्लेयर के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। उसकी मोहब्बत के किस्से ऑफिस में काफ़ी मशहूर थे, इसलिए सबको पता था। हाँ क्यों? असद ने थोड़ी हैरान सी शक्ल बनाकर कहा। मेरा मतलब मैं समझा था शायद शादी के बाद तुमने रोक दिया होगा, दानियाल ने जज्बत सा होकर कहा। क्यों भाई, उसका शौक है खेलना, मैं क्यों रोकूंगा? असद ने कार की चाबी जेब में रखते हुए कहा। तुम्हें अच्छा लगता है? दानियाल ने पुरसोच अंदाज में पूछा। मेरे अच्छा लगने या ना लगने से क्या होता है, ये उसकी ज़िंदगी है, जैसे वो जीना चाहे, असद ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन वो बीवी है तुम्हारी, दानियाल ने घुटी से आवाज़ में कहा। बीवी है, कोई गुलाम तो नहीं जिसे रस्सियों में जकड़ लूँ। खेलने में उसकी खुशी है, जो उसकी खुशी के लिए दिल बड़ा करना चाहिए, उसने पैंट की जेबों में हाथ डालकर कहा। दानियाल एकदम से खामोश हो गया। अपने किए हुए बहुत सारे ढोंस याद आ गए जो वो माम पर जमाता रहा था। यार ये औरत ना हमारी फसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है, उसको ऐसा ही रहने दो तो ये ठीक रहती है। अगर अपने मुताबिक सीधा करने की कोशिश करे तो टूट जाती है, और टूटी हुई बीवी आपको सुकून नहीं दे सकती। असद उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसके साथ बैठ गया था।
ہمارے یہاں مردوں کا یہ المیہ ہے کہ اپنی بیوی کو زندگی کی ہر سہولت دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں دے پاتے جس میں وہ خوش ہو۔ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ اگر وہ کسی کام میں کمتر ہے تو وہ کسی کام میں تو اچھی ہوگی نا۔ کیا ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کی خوبی کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا، اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، لیکن وہ ساری عمر جن طور طریقوں میں گزار کر آتی ہے، کیا وہ ایک دم سے ان کو بدل سکتی ہے؟ اسد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ شاید اپنی صفائی دے رہا تھا کہ کیوں اس نے اپنی بیوی کو شادی کے بعد بھی کھیلنے سے نہیں روکا، لیکن اس کی بات دانیال کا دل اور ذہن ضرور صاف کر رہی تھی۔ ہم شوہر صرف یہی کیوں چاہتے ہیں، بس بیوی ہی جھکے ہر دفعہ، بس بیوی ہی خود کو بدلے ہمارے لیے؟ ہم کیوں نہیں پہل کرتے خود کو بدلنے کی؟ جب وہ ہمیں دیکھیں گی تو وہ بھی تو کچھ قدم آگے بڑھیں گی۔ اسد مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اسے اپنی کھیل سے بھی بہت محبت ہے، اور مجھے اس کی محبت سے محبت کرنی ہے، اس کے لیے گھٹن نہیں بننا۔ اسد نے لب بھیج کر وہ بات کہی جو اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جا چکا تھا، لیکن دانیال سر کو کرسی کی پشت پر ٹکائے پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا۔ ماہم کھانا کھوا کر باہر، شاہزادہ نے اندھیرے کمرے میں لائٹ جلاتے ہوئے کہا۔ امی دل نہیں چاہ رہا، کچھ بھی کھاتی ہوں چکر سے آنے لگتے ہیں اور متلی سی ہوتی ہے۔ بازو کا سہارا لے کر وہ بستر سے اٹھی تھی اور گالوں پر لڑکتے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ابھی سے کہتی ہوں گاڑی نکالے، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ شاہزادہ نے پریشان ہو کر ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ امی رہنے دینا، ماں نے بیزاری سے شکل بنا کر کہا۔ وہ ایک ہفتے میں برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ کیا رہنے دے، اپنی شکل تو دیکھ، ایک ہفتے میں زرد ہو گئی ہے۔ شاہجہاں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تڑپتی ممتا کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اور ایک وہ ہے جسے پرواہ تک نہیں تمہاری۔ شاہجہاں نے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے اور ناگوار لہجے میں کہا۔ امی ایسی بات نہیں، بہت سی جگہوں پر میں نے بھی غلط کیا ہے ان کے ساتھ۔ اچانک دانیال کی برائیاں اپنی ماں کے منہ سے سن کر اسے اچھا نہیں لگا، فوراً اس سے وکالت کی، اور پھر ایک دم سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیڈ سے اتری تھی اور واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ شاہجہاں بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ شاہجہاں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو بہت بری طرح آوازیں نکالتے ہوئے متلی کی کوشش کر رہی تھی۔ امی دل پھر سے اچھل رہا ہے، ماں نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ گھٹی سی آواز میں کہا۔ زور لگانے سے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ باہر آ کر بیڈ پہ ڈھیسی گئی تھی۔ چلو اٹھو جلدی سے۔ شاہجہاں پریشان سی ہو گئی تھی، اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ میں عابدہ کو کہتی ہوں۔ پھر اسے چھوڑ کر وہ ماں کے بڑے بھائی کو آوازیں لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عابد کو ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی، جگی دھڑکنے نہیں، جانا زندہ ہوں میں تو ابھی۔ ایک ایسی چبھن اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کب تھا میرا۔ گانے کے بول اور ماں کی یاد دونوں تڑپا رہے تھے۔ فواد کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، اس نے آج سب دوستوں کو بلایا تھا، پر پتہ نہیں کیوں کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جب سے اسد کی باتیں سنی تھی دل عجیب بے چین ہو گیا تھا، اسے اپنے کوتاہیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ماں کو ہر بات میں ٹوکتا تھا میں۔ کار کے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑے وہ سوچ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں رت جگی کی گواہ تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کا بچکانا پن، اس کے کہہ سبھی تو ٹوک ٹوک کر بند کروا دیے تھے اس نے۔ اب وہ ہنستی بھی تھی تو آج یہ سوچ کر اس کا خود دل دکھ رہا تھا۔ آج وہ خود کو ماں کی جگہ رکھ کر سوچ رہا تھا تو اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ سے چلتا ہوا وہ روز کے معمول کے مطابق نازش کے کمرے میں آیا تھا۔ آ گئے؟ آج بہت دیر کر دی بیٹا، میں تو گھبرا جاتی ہوں اکیلے گھر میں اب۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ ماں ہوتی تھی تو اتنا سکون کا احساس ہوتا تھا، مجھ سے باتیں کرتی تھی، اکٹھے سیریل دیکھتے تھے ہم۔ وہ بری طرح ماہم کو یاد کر رہی تھی۔ لینے جا رہا ہوں آپ کی بہو کو کل، دانیال نے سر نیچے جھکاتے ہوئے مدھم سے آواز میں کہا تھا۔ میری بہو کو لینے جانا ہے تو مت جا۔ نازش کی آواز خفگی بھری تھی۔ مطلب؟ دانیال نے چونک کر دیکھا۔ اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہے تو جا، منہ پھلا کر انہوں نے کہا۔ اماں مجھے معاف کر دے، اس دن سے ماہم کے حوالے سے آپ کو بھی باتیں سناتا رہا میں، دانیال نے شرمندگی بھرے لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ بیٹا یہ رشتہ تو ازل سے ابد تک کا رہے گا، نازش نے مدھم سی آواز میں شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تھا۔ حضرت آدم کو جب خدا نے پیدا کیا تو وہ اکیلے تھے، پھر ان کے دل بہلانے اور تسکین اور محبت کے لیے خدا نے حضرت آدم کی پسلی سے ہی مٹی لے کر اماں حوا کو سینچا۔ شوہر اور بیوی یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو دنیا میں آیا، اور مرنے کے بعد بھی صرف واحد یہی ایک رشتہ ہوگا جو قائم رہے گا۔ اماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اماں میں اپنی ماں کو لینے جا رہا ہوں، دانیال نے مسکراتے ہوئے نازش کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ آپ چلیں گی ساتھ؟ بڑے جذب سے کہا۔ نہیں اس دفعہ تم ہی جاؤ گے، نازش نے محبت سے گال تھپتھپایا تھا دانیال کا۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ شاہجہاں نے پرجوش لہجے میں کہا اور چمکتی آنکھوں سے ایک دفعہ ماں اور دوسری دفعہ ڈاکٹر کو دیکھا۔
جی جی بالکل، ماشاء اللہ، ماں تھوڑی ویک ہے، اس کو کہیں اپنا خیال رکھے، بچے کی گروتھ کے لیے ضروری ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ماں کا چہرہ جو زرد پڑا تھا ایک دم سے کھل گیا تھا۔ وہ اور دانیال اب کچھ پریشان سے رہنے لگے تھے۔ شادی کو 1 سال ہونے جا رہا تھا، لیکن آج ان کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ ماہم کا دل کیا وہ اڑ کر دانیال کے پاس چلی جائے اور سینے سے لگ کر یہ خوشی بتائے۔ جی جی کیوں نہیں، شاہجہاں نے پرجوش لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر، شاہجہاں نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کہا۔ میں کرتی ہوں نازش کو کال، ذرا بتاتی ہوں، دیکھنا تو آئے گا، دانیال ایڑیا رگڑتا ہوا کار میں بیٹھتے ہی شاہجہاں نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ امی آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، میں خود بتاؤں گی دانیال کو، وہ شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی اور پھر گاڑی کی کھڑکی سے باہر تھوڑا سا چہرہ نکال کر گہری سانس لی تھی۔ فون کے میسج ٹون پر ٹی وی دیکھتے ہوئے دانیال نے فون اٹھایا تھا۔ جیسے ہی میسج کھولا تو اس کی بچپن کی تصویر کے نیچے لکھا تھا کمنگ بیک، اور نیچے لکھا تھا بابا مجھے لینے آ جائے۔ اوہ، دانیال کا ہاتھ ایک دم سے ہونٹوں پر گیا تھا، اس کی آنکھیں چمک گئی تھی، دل عجیب طرز سے دھڑکا تھا۔ وہ مسکراتے چہرے اور خوشی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ مہام کا نمبر ملا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مہام کے فون اٹھاتے ہی دانیال نے چہکتے ہوئے کہا۔ لاکھ بری صحیح، پر جھوٹ کبھی نہیں بولا آپ سے، مہام نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر مدھر سے آواز میں کہا تھا۔ نہیں، تم بری نہیں ہو میری جان، محبت بھرے لہجے میں دانیال نے دھیرے سے کہا۔ برا تو میں کرتا رہا، شرمندہ سے لہجہ تھا۔ دانی مجھے لینے آ جائے، میں نہیں رہ سکتی آپ سے دور، مہام نے روتے ہوئے بھاری سی آواز میں کہا۔ تمہیں کہاں جی رہا تھا اتنے دن سے، محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ شکوہ نہیں کرو گی اب، آنسو گالوں سے صاف کرتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا مہام نے۔ اور میں کسی بھی بات سے نہیں کر روکوں گا، دانیال نے شرمندہ مگر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی نہیں روکوں گی، فواد اور عاضر سے ملنے سے، بچوں کی طرح لاڈ سے کہا۔ مجھے بھی تمہارے اونچے کہہ سننے ہیں، دانیال نے بھیگی سی آواز میں کہا۔ اب کبھی سالن سے بال نکلا تو، مہام نے شرارت سے کہا۔ تو مسکرا کر پھر سے سالن ڈال لوں گا، شرارت اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ فواد کی شادی آ رہی ہے، پرجوش انداز میں کہا، دل کا بوجھ ایک دم سے اترا تھا۔ اچھا سچ، جائیں گے آپ، چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ جانے دانیال، اجازت دے گی تو، شرارت سے کہا۔ نہیں، آپ کا دوست ہے، اس کی زندگی کا ہے، اتنا اہم موقع ہے، آپ کو جانا ہے اور میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، بڑے جذب سے کہا۔ ارے واہ، میری چھوٹی سی بیوی تو سمجھدار ہو گئی ہے، دانیال نے کہکا لگایا۔ جی بالکل، ماں نے شرماتے ہوئے مدھر سے آواز میں کہا۔ کیا کر رہے ہیں جو ساتھ چڑھا ہوا ہے، ماں کو ایک دم محسوس ہوا دانیال ساتھ ساتھ کوئی کام کر رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ پہلے صبح آنا تھا، شرارت سے کہا۔ اب ابھی نکل رہا ہوں، محبت بھرے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارے ارے نہیں نہیں، صبح ہی آئے گا، ماں نے ایک دم فکر مندی اور محبت سے چہکتے ہوئے کہا۔ چپ، بالکل چپ، ابھی اب ایک دن بھی تمہارے بنا نہیں رہا جائے گا، دانیال نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور مہام کھلکھلا کر ہنس دی اور دانیال اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ دی اینڈ۔ جی، تو ہمارا یہ چھوٹا سا پیارا سا ناول ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتی ہوں کسی اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔